विनाशकारी जादूगर सी 461 अध्याय 461 461 अध्याय 461 शायद मेरे पास कोई रास्ता है। शू लिन मुयू पहली बार आत्मा ज्वालाओं से किसी को नहीं मार रहा था। लिन भी आत्मा ज्वालाओं के प्रभाव में मरने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, लेकिन इससे पहले ये केवल हत्या करना था। यह पहली बार था जब लिन मुयू ने किसी की आत्मा को नष्ट करने के लिए आत्मा ज्वालाओं का प्रयोग किया था। ये किसी को मारने से बिल्कुल अलग था। पूरी प्रक्रिया लिंगची हजारों घावों से मृत्यु के समान थी। लिन मोयू ये पहली बार कर रहा था, इसलिए वह अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उसे डर था कि कहीं एक भी आत्मा का अंश न छूट जाए। दूसरे शब्दों में, आबे योशिनो को आत्मा लिंगची की इस प्रक्रिया में बहुत आनंद आ रहा था। चीख पुकार का सिलसिला थम नहीं रहा था, खासकर इसलिए कि लिन मोयू पहली बार ऐसा कर रहा था। उसने जानबूझकर शक्तिशाली सैनिक कौशल का इस्तेमाल किया, जो मानो आग में नमक छिड़कने जैसा था। जिया लैन ली यांग और बाकी लोग बेहद हैरान थे। यह दिखने में सीधा साधा लिन भाई, जो सिर्फ 52वें स्तर का था, ऐसे तरीके अपना रहा था। जिया लैन ली यांग संतुष्टि से चिल्ला उठा। दुश्मनों से निपटना, चाहे जैसे भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जो पाताल लोक के राक्षसों से मिले हुए हैं। ये तो मानव जाति के खिलाफ अपराध है। मानव जाति के साथ विश्वासघात करने वालों को तो 1000 कोड़े मारने चाहिए। 10 सेकंड बाद आखिरकार अबे योशिनो की चीखें थम गईं। उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ, विकृत और क्षत विक्षत हो चुका था। बाहरी तौर पर कोई चोट नहीं थी। खून उसके शरीर के अंदर से फूट रहा था। उसकी मौत अभूतपूर्व रूप से दुखद थी। लिन मोयू ने बाकी लोगों की ओर देखा। वे पहले ही अपंग हो चुके थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पहले अनुभव के बाद अगले अनुभव कहीं अधिक सहजता से हुए। लिन मोयू निर्दयी था, और ये लोग इस समय उसके परीक्षण के विषय बन गए थे। चीखें फिर से अवरोध के पार गूंज उठी, जिससे लोग कांप उठे। लिन मोयू ने अपने आदेश का पालन किया, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर दिया। भले ही उनके पास आत्मा के निशान थे, पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी। जिया लैन ली यांग ने सहज ही एक आवाज निकाली, लेकिन हिले नहीं। लिन मोयू ने उत्सुकता से पूछा, भाई ली यांग, आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? जिया लैन ली यांग ने सिर हिलाया, इसे ढूंढना मुश्किल है। लालटेन फायरफिश हमेशा किंघाई घास के मैदान में नहीं दिखती। ज्यादातर समय ये बर्फ की परत में छिपी रहती है, और घास के मैदान के कारण हम इसे बर्फ की परत में नहीं ढूंढ पाते। हमने इस अवसर के लिए 3 महीने इंतजार किया, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने इसे बर्बाद कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिया लैन ली यांग अभी इतने गुस्से में थे। लेकिन अब जब आबे योशिनो और उसके सभी लोग मर चुके थे, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। लिन मोयू ने देखा कि जिया लैन ली यांग का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था, और उसने पूछा, तुम लालटेन वाली मछली क्यों ढूंढ रहे हो? जिया लैन ली यांग ने कहा, हमारे गिल्ड के सदस्य घायल हो गए हैं और एक अजीब विष से संक्रमित हो गए हैं। हमें विश्रण के लिए लालटेन वाली मछली के सिर पर लगी लालटेन की जरूरत है। तो बात ऐसी है। लिन मोयू ने एक पल सोचा, अगर यह जहर है, तो शायद मेरे पास कोई उपाय हो। जिया लैन ली यांग के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। भाई लिन, क्या आप सच कह रहे हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाया, जब तक ये कोई बहुत शक्तिशाली जहर नहीं है, तब तक ठीक होना चाहिए। लिन मोयू ने शवलोक में पाए जाने वाले शक्तिशाली जहर को शवविष कहा। जिया लैन ली यांग ने तुरंत कहा, तो चलो अब वापस चलते हैं। वह आगे बढ़ा और अड्डे की ओर उड़ गया। टीम के सदस्य भी तेजी से उसके पीछे चले गए। वे सभी लिन मोयू के तरीकों से हैरान थे, और प्रशंसा और भय के मिले जुले भाव से उसे देख रहे थे। आबे योशिनो के समूह को इतनी आसानी से मार गिराने के बाद, उन्हें मारना भी उतना ही आसान होना चाहिए। हर कोई स्वाभाविक रूप से बलवान का सम्मान करता है। रास्ते में, जिया लैन ली यांग ने अनजाने में पूछा, भाई लिन, क्या आप सचमुच 52वें स्तर के हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तो फिर आप कैसे? लिन मोयू समझ गया कि वह क्या पूछना चाहता है। भाई ली यांग, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मानव लोक लौटने पर मुझसे पूछ सकते हैं। वहां मेरी अच्छी खासी प्रसिद्धि है। सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं, बल्कि पिछले 1 साल में वह सबसे ज्यादा मशहूर था। इसके अलावा, वहां एक नया सफल पृथ्वी योद्धा भी था, जो मानव जाति में सबसे चर्चित विषय था। जिया लैन ली यांग को मानव लोक लौटने पर इसके बारे में जरूर पता चलेगा।
जिया लैन ली यांग ने और कुछ नहीं पूछा। वह समझदार था और जानता था कि क्या पूछना है और क्या नहीं। जल्द ही लिन मोयू ने जिया लैंग गिल्ड का अड्डा देखा। जिया लैंग गिल्ड ने यहाँ लगभग 100 मीटर व्यास का एक किला बनाया था जिसमें हजारों लोग रह सकते थे। यह अड्डा किन्घाई घास के मैदान के किनारे पर था क्योंकि किन्घाई घास के मैदान के राक्षस सक्रिय रूप से हमला नहीं करते थे, इसलिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी। लिन मोयू जिया लैन ली यान के पीछे अड्डे में गया। जिया लैंग गिल्ड के कई सदस्यों ने जिया लैन ली यान का स्वागत किया। वे लिन मो यू को लेकर उत्सुक थे, जो एक अजनबी था और जिसका स्तर केवल 52वां लग रहा था। निचले स्तर पर 52वें स्तर के किसी व्यक्ति का दिखना निश्चित रूप से एक बड़ी खबर थी। जिया लैन ली यांग लिन मो यू को किले के पीछे वाले आंगन में ले गई। आंगन शांत था, जिसमें कई फूल और पौधे थे और चाय की खुशबू के साथ हल्की औषधीय सुगंध फैली हुई थी, जिससे आंगन बेहद सुंदर लग रहा था। लिन मो यू को पहली ही नजर में लगा कि आंगन में रहने वाला व्यक्ति भी सुंदर होगा। पत्थर से बने इस किले में एक अलग ही दुनिया थी, बहुत ही अनोखी। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज सुनी हो और आंगन के किनारे बने एक छोटे से घर का दरवाजा खुल गया। हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक महिला बाहर आई। जिया लैन ली यांग को देखकर वह मुस्कुराई। ली यांग वापस आ गई। वह बहुत सुंदर तो नहीं थी, बस थोड़ी बहुत प्यारी थी। लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, जो आंगन के माहौल से बिल्कुल मेल खाता था। लिन मो यू ने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, जिससे पता चलता था कि वह घायल थी। जिया लैन ली यांग के सख्त चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। डोंग एर, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। मैं लिन मो यू हूँ, भाई लिन। उन्होंने लिन मो यू का भी परिचय कराया। भाई लिन, ये मेरी प्रिय हान डोंग एर है। हान डोंग एर ने लिन मो यू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार भाई लिन। लिन मो यू ने भी कहा, नमस्कार भाभी। हान डोंग एर शालीन और सौम्य थी, कुछ हद तक शू हान जैसी। वह एक फार्मासिस्ट भी थी, उनकी आस्तीन पर फार्मासिस्ट का निशान था। लिन मो यू ने पूछा, भाई ली यांग, आप भाभी को वापस मानवलोक क्यों नहीं ले जाते? शेंशिया साम्राज्य में हमारे पास भगवान स्तर के फार्मासिस्ट हैं जो उनका इलाज कर सकते हैं। जिया लैन ली यांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चिकित्सा के देवता निश्चित रूप से डोंग एर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जिया लैंग गिल्ड उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकता। डोंग एर के घायल होने और विष दिए जाने के बाद उसके सभी गुण दब गए थे, एक सामान्य व्यक्ति से भी बदतर। वह अंतर लोक संचारण के ऊर्जा प्रभाव को सहन नहीं कर सकती। जिया लैन ली यांग ने कारण बताया। हान डोंग एर के गुण चरम सीमा तक दब गए थे, एक सामान्य व्यक्ति से भी बदतर। वह यहां से जा नहीं सकती थी, और जिया लैंग गिल्ड औषधि देवता को आमंत्रित नहीं कर सकता था। आखिरकार औषधि देवता की प्रतिष्ठा को देखते हुए गहरे अंतरिक्ष में आना और फिर ऊपरी अंतरिक्ष में वापस जाने के लिए अंतरिक्ष समय मार्ग खोजना अत्यंत कठिन होता। इसलिए जिया लैन ली यांग को हान डोंग एर को विषमुक्त करने के लिए लालटेन फायरफिश के सिर पर स्थित लालटेन का उपयोग करना पड़ा। लिन मो यू ने पूछा, भाभी को जहर कहाँ लगा? जिया लैन ली यांग ने कहा, ये किन्घाई घास के मैदान की बर्फ की परत में हुआ था। बर्फ की परत में दरार पड़ने पर हमें मौका मिला और जिज्ञासावश हमने अंदर देखने का फैसला किया। नतीजतन हमें अंदर एक राक्षस मिला। उस राक्षस के पास ठंडा जहर था। उद्धरण चिन्ह। लिन मो यू ने और कुछ नहीं पूछा और एक जैड की बोतल निकाली। जैड की बोतल में क्रिस्टल जैसे तरल की एक बूंद थी, जो जहरीले ड्रैगन का रीढ़ का तरल था। जहरीले ड्रैगन का रीढ़ का तरल पौराणिक विषनाशक घातक जहर को घोल सकता है। प्रत्येक बूंद जहर तत्व प्रतिरोधक क्षमता को 1% बढ़ाती है। लिन मो यू ने जैड की बोतल हान डोंग एर को देते हुए कहा, इसे इस्तेमाल करके देखो क्या ये काम करता है। हान डोंग एर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और जैड की बोतल में मौजूद उस अनोखे तरल को महसूस किया। जब उसने बोतल खोली तो एक ताज़ा खुशबू उसकी नाक में आई, जिससे उसका मन तरोताज़ा हो गया। वह हैरान रह गई, कितना जादुई है। फिर उसकी उंगलियां चमक उठी और उसने अपनी एकमात्र क्षमता, यानी संवेदन शक्ति का इस्तेमाल किया। जानकारी मिलते ही हान डोंग एर ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया और बोली, भाई लिन, क्या आपने विषैले अजगर को मार डाला? जिया लैन ली यांग ने भी हैरानी से कहा, भाई लिन, क्या आपने विषैले अजगर को मार डाला? लिन मो यू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ,
माहौल एकदम शांत हो गया, मानो हवा जम गई हो। जिया लेन ली यांग ने अविश्वास से लिन मु यू को एक राक्षस की तरह देखा। कुछ ही पलों में जिया लेन ली यांग अचानक हंस पड़ी। वाह, ईगल गिल्ड के लोगों की यात्रा बेकार गई। लिन मो यू मुस्कुराई, भाभी, आप भी कोशिश करके देखिए। हान डोंग एर ने तुरंत विषैले अजगर का कांटेदार तरल पी लिया। फिर उसके पूरे शरीर से एक तेज रोशनी निकली और उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 462। अध्याय 462। 462। अध्याय 462। निम्न लोक का एकमात्र शहर। लिन मो यू जिया लेनली यान के पीछे पीछे किले में दाखिल हुई। हान डोंग एर की आभा लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे लगभग 80वें स्तर के शिखर पेशे के स्तर पर स्थिर हो गई। जिया लेनली यांग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि हान डोंग एर पर जहर का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि विषैले ड्रैगन के रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ का असर काफी अच्छा है। मुझे नहीं पता कि यह लाश के जहर पर भी काम करेगा या नहीं। इसे आजमाने का मौका है। लिन मो यू ने उन दिव्य स्तर के मानव विशेषज्ञों के बारे में सोचा जिन्होंने अंत में शवलोक में उसकी रक्षा की थी। पानी की एक बूंद वसंत ऋतु में नई बहार लाती है। जब तक मौका मिलता, लिन मो यू उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता। यह उम्मीद बेहद कमजोर थी, यहां तक कि अंतारेस ने भी उसे असंभव बताया था। लेकिन लिन मो यू ने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा था। लिन मो यू ने पूछा, भाई ली यांग, क्या आप मुझे किंघाई घास के मैदानों की बर्फ की परत के नीचे की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। अब जिया लेन ली यांग लिन मो यू को एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में देखता था। वह हर सवाल का जवाब देता था। जिया लेन ली यांग कई वर्षों से निचले लोक में भटक रहा था और लिन मो यू से कहीं अधिक जानता था। किंगहाई घास के मैदानों के नीचे 1 मीटर मोटी परमाफ्रॉस्ट की परत थी। ऊपर के घास के मैदानों के कारण यह आमतौर पर दिखाई नहीं देती थी। किंगहाई घास के मैदानों की विशेष विशेषताओं के कारण कोई भी हमला पूरे घास के मैदान द्वारा अवशोषित हो जाता था और फिर वापस परावर्तित हो जाता था। हमला जितना शक्तिशाली होता था, परावर्तन उतना ही तीव्र होता था। जब तक हमला इतना शक्तिशाली न हो कि पूरे किंगहाई घास के मैदान को नष्ट कर दे, तब तक नीचे की बर्फ की परत दिखाई नहीं दे सकती। ये कहा जा सकता है कि 1 मीटर मोटी घास के मैदान ने बर्फ की परत की रक्षा की। हालांकि किंगहाई घास के मैदानों में रहने वाले राक्षस घास के मैदान के परावर्तक गुणों से अप्रभावित रहे। बर्फ की परत को देखने का एक तरीका ये था कि राक्षसों के पानी पीने का इंतजार किया जाए। राक्षस घास के मैदानों और बर्फ की परत को पिघला देते थे, जिससे उस समय बर्फ की परत दिखाई देने लगती थी। बर्फ की परत घास के मैदानों जितनी मजबूत नहीं थी। पर्याप्त आक्रमण शक्ति होने पर इसे तोड़ा जा सकता था। जिया लेनली यांग के अनुसार 80 से ऊपर के स्तर का कोई भी पेशेवर इसे आसानी से भेद सकता था। लिन मो यू ने अनुमान लगाया कि शक्तिशाली सैनिक अवस्था को सक्रिय किए बिना वह शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। उसकी युद्ध क्षमता जबरदस्त थी, लेकिन तात्कालिक क्षति पहुंचाने के मामले में वह अभी भी शीर्ष पेशेवर सैनिकों से कमतर था। गुणों का अंतर बहुत अधिक था। एक 80 स्तरीय शीर्ष पेशेवर, भले ही वह एक दुर्लभ पेशा हो, के गुण 10 लाख से अधिक हो सकते थे। योद्धाओं के शक्ति गुण 500,000 से अधिक हो सकते थे। विभिन्न अवस्था प्रभावों, उपकरण संवर्धन और कौशल संवर्धन के साथ, उनका तात्कालिक विस्फोट क्षति कंकाल बरसेर से कहीं अधिक होता। यह विधि व्यवहारिक नहीं थी, इसलिए केवल दूसरी विधि ही बची थी, बर्फ की परत के संयोगवश टूटने का इंतजार करना। जिया लेन ली यांग को पहले भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। बर्फ की परत के नीचे लॉन्गस्वॉर्ड ड्रैगनफिश नामक एक राक्षस ने हान डोंग एर को घायल कर दिया था और उसे जहर दे दिया था। लॉन्गस्वॉर्ड ड्रैगनफिश दिखने में उस लैंटन ड्रैगनफिश जैसी थी जिसकी उन्हें तलाश थी, बस फर्क इतना था कि उसके सिर पर लालटेन की जगह तलवार जैसी उभरी हुई आकृति थी। यह एक उच्च आक्रामकता वाला लॉर्ड स्तर का बॉस भी था। अन्य विवरणों के बारे में जिया लेनली यांग अनिश्चित थी। हालांकि लिन मो यू को पता चला कि बर्फ की परत की मोटाई लगभग 50 मीटर थी। हान डोंग एर की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, अब वह लगभग 40 के स्तर पर पहुंच गई थी। वह लंबे समय से घायल थी, इसलिए उसे ठीक होने में भी कुछ समय लगेगा। लिन मो यू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या समुद्र की तलहटी से प्रवेश करना संभव है?
किंगहाई घास के मैदान पूर्वी महाद्वीप से जुड़े हुए नीले ड्रैगन सागर से सटे हुए थे। सैद्धांतिक रूप से एजियो ड्रैगन सागर किंगहाई घास के मैदानों के तल तक जा सकता है। जिया लेन ली यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह संभव नहीं है। लोगों ने पहले भी कोशिश की है, हजारों मीटर गहराई तक गोता लगाया है, लेकिन उन्हें केवल बर्फ की परत ही मिली है। आप संपूर्ण किंगहाई घास के मैदानों को बर्फ के एक विशाल टुकड़े के रूप में सोच सकते हैं। इसके ऊपर घास के मैदान की एक अतिरिक्त परत है। लिन मो यू को अंततः किंगहाई घास के मैदानों की पूरी समझ हो गई और उनकी इसमें रुचि और भी बढ़ गई। पॉइजन मार्श के अनुभव के बाद उन्हें लगा कि किंगहाई घास के मैदानों के नीचे अवश्य ही रहस्य छिपे होंगे। हालांकि फिलहाल उनमें इसे आजमाने की ताकत नहीं थी और उन्हें भविष्य तक इंतजार करना होगा। कुछ देर बातचीत करने के बाद हान डोंग एयर की आभा आखिरकार स्थिर हो गई। वह भी 80वें स्तर से ऊपर की पेशेवर थी, जो जिया लेन ली यांग से बहुत कमजोर नहीं थी। 80 से ऊपर के स्तर की शीर्ष फार्मासिस्ट दुर्लभ थी और भविष्य में उसमें दिव्य स्तर की फार्मासिस्ट बनने की क्षमता भी हो सकती थी। इस लिहाज से हान डोंग एयर जिया लेन ली यांग से कहीं अधिक मूल्यवान थी। जब जिया लेन ली यांग पूरी तरह से ठीक हो चुकी हान डोंग एयर को बाहर लेकर आई, तो किले में एक बार फिर हलचल मच गई। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के निचले क्षेत्र का सबसे पूर्वी भाग एजियो ड्रैगन महाद्वीप को सबसे प्राचीन महाद्वीप कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका शेनशिया साम्राज्य से कुछ संबंध था। जब जिया लेन ली यांग ने इसे इस तरह से पेश किया, तो लिन मो यू का पहला विचार शेनशिया साम्राज्य के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि इसका संबंध प्राचीन चीन से हो सकता है। आखिरकार उसने जो मूल रून कौशल प्राप्त किए थे, वे प्राचीन चीनी अक्षरों में लिखे गए थे। एजियो ड्रैगन महाद्वीप पर टेलीपोर्टेशन संरचना का निर्माण एक चट्टान पर किया गया था, क्योंकि यह महाद्वीप के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक था, जहां कम ही लोग या राक्षस दिखाई देते थे। पास ही में शेनशिया साम्राज्य का एक शहर था, जहां जिया लेंग गिल्ड स्थित था। जिया लेंग गिल्ड के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अलावा आसपास कई अन्य फॉर्मेशन भी थे, जो सभी शेनशिया साम्राज्य की विभिन्न नागरिक सेनाओं के स्वामित्व में थे। सुरक्षा कारणों से केवल शेनशिया साम्राज्य की आधिकारिक सेनाओं को ही शहर के भीतर टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बनाने की अनुमति थी। चट्टान पर खड़े होकर लिन मो यू को नीला ड्रैगन सागर दिखाई दे रहा था। विशाल नीले हरे रंग का एजियो ड्रैगन सागर था। समुद्र का पानी चट्टानों से टकराकर वापस उछलता था और समुद्री धाराओं से टकराकर लहरों के उफान का एक अनूठा दृश्य बनाता था। जिया लेन ली यांग ने कहा, मुझे नहीं पता लोग इसे नीला ड्रैगन सागर क्यों कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लहरें ड्रैगन जैसी दिखती हैं, लेकिन मुझे तो वे सांप जैसी लगती हैं। भला ऐसा ड्रैगन कैसा होता है? लिन मो यू ने आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, ये चीनी पौराणिक कथाओं वाला ड्रैगन है, यहाँ वाला नहीं। ये लहरें चीनी पौराणिक कथाओं में वर्णित ड्रैगन से मिलती जुलती थीं। कुछ देर देखने के बाद दोनों शहर की ओर चल पड़े। निचले स्तर में शहर बनाने की क्षमता केवल हमारे शेनशिया साम्राज्य के पास है। ईगल नेशन, चेरी ब्लॉसम नेशन, कैबेज नेशन और कुछ अन्य गड़बड़ समूहों जैसी अन्य ताकतें ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं क्यों, भाई लिन? लिन मो यू स्वाभाविक रूप से जानती थी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की भूमि में स्वयं की मरम्मत करने की क्षमता थी। सतह पर चाहे जो भी किया जाए, वह शीघ्र ही अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता था। यह देखकर कि लिन मो यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिया लेन ली यांग ने आगे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि शेनशिया साम्राज्य में अर्धदिव्य शक्ति वाले लोग हैं, जबकि अन्य देशों में नहीं है। केवल अर्धदिव्य शक्तियों वाले लोग ही यहाँ की भूमि को बदलने और उस पर शहर बसाने की क्षमता रखते हैं। जिया लेन ली यांग ने गहरे गर्व के साथ बात की। लिन मो यू ने उस भूमि का अवलोकन किया, जो वास्तव में अन्य स्थानों से भिन्न थी। इसलिए अर्धदिव्य शक्तियां प्राचीन युद्ध क्षेत्र की भूमि को भी बदल सकती थी। एजियो ड्रैगन प्राचीन शहर अपने नाम के अनुरूप ही था, जो 1000 साल से अधिक के इतिहास के साथ एक प्राचीन आभा बिखेरता था। शेनशिया साम्राज्य की स्थापना के दौरान एक अर्धदिव्य शक्ति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वह अर्धदिव्य शक्ति का केंद्र बाद में अज्ञात कारणों से लुप्त हो गया, लेकिन प्राचीन शहर बना रहा। अन्य राष्ट्र केवल ईर्ष्या से देखते रह गए, शहर पर हमला करने का साहस नहीं कर पाए। शेनशिया साम्राज्य को उकसाने का मतलब था वर्तमान युग की एकमात्र अर्धदिव्य शक्ति के प्रकोप का सामना करना। कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं चाहता था।
एजियो ड्रैगन प्राचीन शहर में एक टेलीपोर्टेशन संरचना है जो लोगों को एजियो ड्रैगन महाद्वीप के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में ले जा सकती है। दुर्भाग्यवश मेरे पास प्राचीन शहर में उस सैन्य संरचना का उपयोग करने की योग्यता नहीं है। इसके लिए कम से कम 6 सितारा कर्नल की आवश्यकता है। जिया लैन ली यांग ने लिन मुयू को विवरण देना जारी रखा। एजियो ड्रैगन प्राचीन शहर में प्रवेश करते ही लिन मुयू को मानव जगत में वापस आने का एहसास हुआ। शहर में चहल पहल थी, और यह 70वें स्तर और उससे ऊपर के पेशेवरों से भरा हुआ था। यहां तक कि कार्य सौंपने के लिए स्थान और प्रशिक्षण कक्ष भी थे। शेनशिया साम्राज्य की सेना ने शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी। लिन मो यू ने पूछा, अगर मुझे उत्तरी पवन और गरज महाद्वीप जाना हो, तो क्या टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से जाना कहीं अधिक तेज होगा? जिया लैनली यांग ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से इससे कम 10,000 किलोमीटर की यात्रा बच जाएगी। और वो 10,000 किलोमीटर सुरक्षित नहीं है। एजियो ड्रैगन महाद्वीप के राक्षस वाइल्ड महाद्वीप के राक्षसों की तुलना में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां काफी संख्या में लेवल 80 के बॉस मौजूद हैं। अचानक, जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने अपना माथा पीट लिया। मैं तुम्हारी ताकत के बारे में भूल ही गया था, भाई लिन। तुम 85वें स्तर पर विषैले ड्रैगन को मार सकते थे। ये राक्षस तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। आपको बस कुछ गिने चुने विश्व सरदारों से सावधान रहने की जरूरत है। लिन मो यू ने अपनी क्षमताओं को अपने तक ही सीमित रखा। वह विषैले ड्रैगन को मार सकता था, लेकिन केवल खुद को अपनी चरम सीमा तक धकेल कर ही। अगर विषैला ड्रैगन थोड़ा और चालाक होता, तो वह बेबस हो जाता। क्योंकि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन उपलब्ध थे, इसलिए लिन मो यू ने स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग करना चुना। लिन मो यू के विचारों से अनभिज्ञ जिया लैन ली यांग उसे नक्शा खरीदने के लिए एक दुकान पर ले गई। हमें पहले एक नक्शा ले लेना चाहिए। ये निचले लोक में अवश्य काम आएगा। यहाँ की दुकानें भी आधिकारिक तौर पर शेनशिया साम्राज्य द्वारा संचालित की जाती थीं, जिनके बाहर कई लोग कतार में खड़े रहते थे। हालांकि एक तरफ एक खाली रास्ता था। लिन मो यू ने पूछा, उस अंश का उपयोग कोई क्यों नहीं कर रहा है? जिया लैनली यांग ने समझाया, यह अधिकारियों के लिए विशेष मार्ग है, विशेष रूप से कर्नल और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए। ये स्थान सैन्य प्रबंधन के अधीन है, इसलिए अधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लिन मो यू तुरंत उस रास्ते की ओर बढ़ी। तो चलिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 463। अध्याय 463। अध्याय 463। पता चलता है कि एक दिव्य सेनापति की पहचान कितनी उपयोगी होती है। जिया लैनली यांग ने लिन मो यू को खींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ एक स्टार कर्नल हूं। जिया लैनली यांग ने ये कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। आखिरकार, वह पहले से ही 82वें स्तर पर था, फिर भी वह केवल एक सितारा कर्नल था। इसका कारण ये था कि वह लंबे समय से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भटक रहा था, राक्षसों और ड्रैगन को मार रहा था, लेकिन उसे कोई खास सैन्य योग्यता हासिल नहीं हुई थी। अगर वह इतने समय तक मुख्य युद्ध क्षेत्र में होता, तो अब तक वह कम से कम 7 सितारा या 8 सितारा कर्नल बन चुका होता। लिन मो यू मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास योग्यता है। जिया लैन ली यांग को लिन मो यू की बातों पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि लिन मो यू का स्तर केवल 52वां था, लेकिन उसके प्रदर्शन से पता चलता था कि उसका आकलन सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। दोनों अधिकारी निषिद्ध मार्ग की ओर चल पड़े। कतार में खड़े लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्या ये दोनों लोग पागल हैं? यह मार्ग केवल पुलिस अधिकारियों के लिए है। उस शूरवीर ने एक सितारा कर्नल का बैज पहना हुआ है। हालांकि वह एक अधिकारी है, लेकिन वह 6 सितारा कर्नल होने से बहुत दूर है। हाँ, और वो दूसरा आदमी। रुको, वो तो सिर्फ लेवल 52 का है। अरे बाप रे, लेवल 52 वाला यहाँ कैसे घुस गया? वह अपना लेवल छिपाने के लिए किसी दुर्लभ वस्तु का इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन यहाँ उच्च या निम्न स्तर मायने नहीं रखता, केवल सैन्य योग्यता ही मायने रखती है। देखते हैं, उन्हें जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। लिन मो यू पहले ही स्टोर में प्रवेश कर चुकी थी, जहां अधिकारियों के लिए एक अलग क्षेत्र था, जो आम ग्राहकों से पूरी तरह से अलग था। यहां सेवा के लिए समर्पित कर्मचारी होंगे, जिससे अधिकारियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त करने और श्रेष्ठता का अनुभव करने का अवसर मिलेगा।
सैन्य प्रबंधन बेहद सख्त था, हर कोने के लिए विस्तृत नियम थे जिनका कड़ाई से पालन किया जाता था। लचीलेपन की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ बिकने वाली वस्तुएं अधिकतर निम्न स्तर में उपयोगी चीजें थीं। सभी प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध थीं। जिया लैनली यांग ने धीमी आवाज में कहा, प्राचीन शहर में कोई व्यापारिक केंद्र नहीं है, इसलिए सभी सामग्रियों का व्यापार यहीं होता है। यहाँ तक कि आमतौर पर मुखर और बेलगाम रहने वाली जिया लैनली यांग भी यहाँ धीमी आवाज में बोली। उनके अंदर प्रवेश करने के 2 सेकंड के भीतर ही एक महिला सैनिक उनके पास आ गई। कृपया अपने सैन्य प्रतीक चिन्ह दिखाएं। यदि आप आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो कृपया कतार में लगने के लिए दूसरे मार्ग पर जाएं। उसका रूप रंग कुछ हद तक सख्त था और उसमें सैनिकों की विशिष्ट आभा झलकती थी। उसके कंधे पर लगे सैन्य प्रतीक चिन्ह से पता चलता था कि वह 8 सितारा लेफ्टिनेंट थी। उसने जिया लैनली यांग के कंधे पर 1 सितारा कर्नल का प्रतीक चिन्ह देखा, पहले उसे सैन्य सलामी दी और फिर कहा, आप 1 सितारा कर्नल हैं और यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। फिर उसने लिन मो यू की ओर देखा और पूछा, और तुम्हारा सैन्य प्रतीक चिन्ह? उसने लिन मो यू को एक अजीब निगाह से देखा, जिसमें थोड़ी सी तिरस्कार की भावना भी झलक रही थी। एक सैनिक आमतौर पर अपने सैन्य प्रतीक चिन्ह को नहीं हटाता है। सैन्य प्रतीक चिन्ह एक सैनिक के सम्मान का प्रतीक था, लेकिन लिन मो यू के कंधे पर ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, इसलिए या तो वह सैनिक नहीं था, या वह सैन्य प्रतीक चिन्ह का सम्मान नहीं करता था। उनकी नज़र में, लिन मो यू संभवतः बाद वाले वर्ग से संबंधित थी। लिन मो यू ने शांत भाव से अपना सैन्य प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे अपने कंधे पर लगा लिया। बैंगनी रंग के सैन्य प्रतीक चिन्ह में एक गरिमामय आभा थी, जिसमें 2 ठोस तारे चमक रहे थे, और एक अन्य रूपरेखा वाला तारा भी जगमगा रहा था। लिन मो यू के सैन्य प्रतीक चिन्ह को देखने के बाद, उसकी आंखों में मौजूद तिरस्कार तुरंत गायब हो गया, और उसकी जगह तीव्र सदमा और अविश्वास ने ले ली। अगले ही पल, सदमा गहरे सम्मान में बदल गया। वह तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई और लिन मो यू को एक आदर्श सैन्य सलामी देते हुए जोर से बोली, प्राचीन शहर सैन्य इकाई की 86वीं टुकड़ी, लिंगनान, दिव्य सेनापति को प्रणाम। लिन मो यू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास योग्यता होनी चाहिए, है ना? हाँ, लिंगनान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लिन मो यू ने फिर पूछा, मेरे दोस्त का क्या हुआ? लिंगनान ने तुरंत जोर से जवाब दिया, नियमों के अनुसार एक दिव्य सेनापति किसी को भी पर्याप्त विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है। जिया लैनली यांग तो लिंगनान से भी ज्यादा हैरान थी। उसने अनुमान लगाया था कि लिन मो यू का सैन्य पद निम्न नहीं होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन मो यू एक दिव्य सेनापति होगा। वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था, मानो दुनिया बहुत तेजी से बदल गई हो और बहुत चमत्कारिक हो गई हो। क्या वह बूढ़ा हो गया था? प्राचीन युद्धक्षेत्र में बिताए कुछ वर्षों में क्या बाहरी दुनिया इतनी बदल गई थी? इसके अलावा, लिन मो यू एक साधारण दिव्य सेनापति नहीं, बल्कि 2 सितारा दिव्य सेनापति था। इसका अर्थ ये था कि लिन मो यू ने दानव राजाओं को मार डाला था, जो मानव जाति के दिव्य स्तर के विशेषज्ञों के समकक्ष अस्तित्व थे। एक लेवल 52 वाले ने ऐसे प्राणी को मार डाला। यह अविश्वसनीय था। लिन मो यू ने लिंगनान से कहा, लेफ्टिनेंट लिंगनान, मैं निचले लोक का नक्शा खरीदना चाहता हूँ। लिंगनान ने तुरंत उत्तर दिया, कृपया मेरे साथ आइए, महानायक। स्टो में मौजूद अधिकारियों की सेवा के लिए समर्पित कर्मचारी थे, जो कि योग्य अधिकारियों के लिए सेना द्वारा निर्धारित एक विशेषाधिकार था। इस विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को राक्षसों को मारना, सैन्य योग्यता अर्जित करना और मानव जाति में योगदान देना पड़ता था। योगदान और पुरस्कार बराबर थे, जो कि बहुत ही उचित था। दिव्य सेनापति, ये वर्तमान में सबसे व्यापक मानचित्र है। लिंगनान ने लिन मो यू को एक नक्शा दिया। ये बहुत विस्तृत था, जिसमें वर्तमान में ज्ञात सभी क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। जब तक लिन मो यू मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ता रहेगा, तब तक मानचित्र स्वचालित रूप से उसका वर्तमान स्थान प्रदर्शित करता रहेगा, जिससे इसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक हो जाता है। धन्यवाद। इसकी कीमत कितनी है? लिन मो यू बहुत संतुष्ट था, क्योंकि वह मानचित्र पर थंडर रिज घाटी का स्थान देख सकता था। लिंगनान ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई शुल्क नहीं। लिन मो यू आश्चर्यचकित होकर बोली, मुफ्त। लिंगनान ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, दिव्य सेनापतियों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं और वे प्राचीन शहर में कई सुविधाओं का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं।
लिन मो यू ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः मुख्य युद्ध क्षेत्र के किलों के समान ही था। दिव्य सेनापति विभिन्न सैन्य सुविधाओं का उपयोग बिना किसी लागत के कर सकते थे। लिन मो यू ने मना नहीं किया और नक्शा एक तरफ रख दिया। चूंकि ऐसे नियम थे तो यह उसका अधिकार था। लिन मो यू ने फिर पूछा, क्या आपके पास निम्न लोक के बारे में कोई विस्तृत जानकारी है? जी हाँ, लेकिन स्टो में दी गई जानकारी पूरी तरह से विस्तृत नहीं है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, डिवाइन जनरल। लिंग नान ने अपने कम्युनिकेटर के जरिए किसी से संपर्क किया। लिन मो यू को कम्युनिकेटर से एक अतिरंजित आवाज सुनाई दी। बातचीत समाप्त करने के बाद लिंग नान ने कहा, देवी सेनापति कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, कोई थोड़ी देर में विस्तृत जानकारी लेकर आएगा। लिन मो यू ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे बताओ, इस दुकान में और कौन कौन सी उपयोगी चीजें बिकती हैं? जी श्रीमान। दुकान के बाहर कतार में खड़े लोग सोच रहे थे, उन दोनों को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह युवक 6 सितारा कर्नल हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने देखा कि उसके पास कोई सैन्य प्रतीक चिन्ह भी नहीं था। शायद उसने इसे उतार दिया हो। क्या आपने कभी किसी अधिकारी को अपने सैन्य प्रतीक चिन्ह उतारते हुए देखा है, खासकर इस प्राचीन शहर में? जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आकाश से नीचे आया और जल्दबाजी में दुकान में घुस गया। अरे, तुमने वो देखा? वो कौन था? मैं सामने वाले व्यक्ति को पहचानता हूँ, वह प्राचीन शहर का सैन्य कमांडर 9 सितारा कर्नल फेंग यीमिंग है। कमांडर इधर आया, क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों की कोई विशेष पहचान हो? नहीं, वह युवक होना चाहिए जिसकी पहचान असामान्य है। मैं दूसरे को भी पहचानता हूँ, वह जिया लैंग गिल्ड का उपनेता जिया लैनली यांग है। यद्यपि जिया लैंग गिल्ड शेंशिया साम्राज्य और यहां तक कि पूरी मानव जाति का नंबर 1 गिल्ड था, लेकिन सेना की तुलना में यह महत्वहीन था। कम से कम जिया लैनली यांग के पास तो अधिकारियों के लिए आरक्षित मार्ग में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। प्राचीन शहर में उनके उपनेता का दर्जा किसी काम का नहीं था। इसलिए सैन्य कमांडर फेंग यीमिंग को सचेत करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वही युवक होगा। इस समय हर कोई लिन मो यू की पहचान का अनुमान लगा रहा था, लेकिन कोई भी इसका सही अनुमान नहीं लगा सका। दुकान के अंदर फेंग यीमिंग ने आदरपूर्वक लिन मो यू को प्रणाम करते हुए कहा, प्राचीन शहर के सैन्य कमांडर 9 सितारा कर्नल फेंग यीमिंग, दिव्य सेनापति को नमस्कार। सिर्फ उसके पहनावे से ही लिन मो यू समझ गई थी कि फेंग यीमिंग फेंग परिवार से है। फेंग परिवार एक सैन्य परिवार था, जिसकी पीढ़ियां सैनिकों के रूप में सेवा करती आ रही थी, और इसी वजह से उनमें एक अनूठी आभा थी। लिन मो यू मुस्कुराए और बोली, कमांडर फेंग, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि लिन मो यू ने लापरवाही से बात की, लेकिन फेंग यीमिंग ने एक दिव्य सेनापति के प्रति अनादर करने का साहस नहीं किया। यह एक सैन्य नियम था, और एक सैन्य परिवार से होने के नाते उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई दिव्य सेनापति प्राचीन शहर में आएगा, इसलिए खबर मिलते ही वे तुरंत वहां पहुंच गए। इसके अलावा, वह कोई साधारण 1 सितारा दिव्य सेनापति नहीं था, बल्कि एक सच्चा 2 सितारा दिव्य सेनापति था जिसने दानव राजाओं का वध किया था। ये शक्ति का प्रतीक था। भला वह सम्मान कैसे नहीं दिखा सकता था? फेंग यीमिंग ने कुछ मोटी मोटी किताबें निकाली और कहा, देवी सेनापति, निचले लोक के बारे में हमारे पास फिलहाल यही सारी जानकारी है। आप इसे कहाँ पढ़ना चाहेंगे? लिन मो यू ने सामग्री लेते हुए कहा, मैं इसे यहीं पढ़ लूंगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 464 अध्याय 464 464 अध्याय 464 वह एक महान हस्ती है। लिन मो यू ने तेजी से सामग्री के पन्ने पलटे, एक नजर में 10 पंक्तियां पढ़ी और सब कुछ याद कर लिया। लिन मो यू ने लगभग 1 घंटे में ही सामग्री का वह मोटा बंडल पूरा पढ़ लिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फेंग यीमिंग ने न तो कुछ बोला और न ही कोई आवाज की। वह चुपचाप लिन मो यू को पढ़ते हुए देखता रहा। हालांकि इसी दौरान उन्होंने अपनी कलाई पर लगे कम्युनिकेटर का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे लिन मो यू के प्रति उनकी नजर बदल गई। उनकी आंखों में सम्मान का भाव और भी गहरा हो गया। अपने निजी संपर्कों के माध्यम से उन्होंने लिन मो यू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और उनकी विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जाना। उन्हें समझ में आया कि लिन मो यू ने 2 सितारा दिव्य सेनापति का खिताब कैसे हासिल किया।
लिन मो यू बेहद युवा थे, उन्होंने एक साल में वह हासिल कर लिया जो अधिकांश लोग जीवन भर में भी हासिल नहीं कर पाते। सामग्री पढ़ने के बाद लिन मो यू ने उन्हें फैंग यीमिंग को लौटाते हुए कहा, कमांडर फैंग, मैं प्राचीन शहर में टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना चाहती हूँ। फैंग यीमिंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप कब रवाना होने की योजना बना रहे हैं? अभी। समूह ने दुकान छोड़ी और टेलीपोर्टेशन एरे की ओर चल पड़ा। दुकान के बाहर मौजूद शीर्ष पेशेवरों के एक समूह ने लिन मो यू और उनके साथियों को वहां से निकलते हुए देखा। उन्होंने सैन्य कमांडर फैंग यीमिंग को भी आगे आगे चलते हुए देखा। कुछ तेज नजर वाले लोगों ने लिन मो यू के कंधे पर सैन्य प्रतीक चिन्ह देखा और कहा, अरे वाह, ये तो एक दिव्य सेनापति है। मैंने भी इसे देखा। इसीलिए कमांडर फैंग तुरंत वहां पहुंच गए। मैंने उसे बहुत कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक दिव्य सेनापति होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार का दिव्य सेनापति है। मैं जानता हूं कि वह कौन है। कौन? उसे लिन मो यू होना चाहिए। हाल ही में निम्न लोक में आए किसी व्यक्ति ने मानव जगत में लिन मो यू के बारे में कहानियां सुनी थी। विवरणों की तुलना करके उन्होंने तुरंत उसकी पहचान कर ली। तुरंत ही लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और लिन मो यू की कहानी के बारे में पूछने लगे। ऐसा माना जा रहा था कि लिन मो यू की कहानी जल्द ही पूरे प्राचीन शहर में फैल जाएगी। लिन मो यू टेलीपोर्टेशन एरे पर पहुंची और जिया लैन ली यांग से कहा, भाई ली यांग, मुझे अब जाना होगा। अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। लिन मो यू की पहचान जानने के बाद जिया लैन ली यांग कुछ संकोच के साथ बोली, ठीक है, फिर मिलेंगे। लिन मो यू ने मन ही मन आह भरी। इसीलिए उसने पहले अपने सैन्य प्रतीक चिन्ह का खुलासा नहीं किया था। वरना सामान्य संवाद करना मुश्किल हो जाता, बिल्कुल अभी की तरह। इस संदर्भ में जिया लैन ली यांग शी शिंगआन से भिन्न थी। शी शिंगआन शुरू से अंत तक अपरिवर्तित रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ी सी निराशा के साथ लिन मो यू ने टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रखा। लिन मो यू को विदा करने के बाद फैंग यीमिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, वह सचमुच एक महान व्यक्तित्व है। लिंग नान ने हैरानी से पूछा, कमांडर, क्या इससे पहले अन्य दिव्य सेनापति यहां नहीं आए थे? फैंग यीमिंग ने उत्तर दिया, दिव्य सेनापति अलग होते हैं। क्या आपने कभी 52 स्तर का दिव्य सेनापति देखा है? लिंग नान हैरान रह गई, क्या उसने अपना स्तर नहीं छिपाया था? फैंग यीमिंग दिल खोलकर हंसा, उसने इसे छिपाया नहीं। वह सचमुच 52वें स्तर पर है। ये कैसे संभव है? लिंग नान चौंक गई। वह हमेशा सोचती थी कि लिन मो यू ने अपना स्तर छिपा रखा है और वास्तव में वह 80वें स्तर से ऊपर या फिर किसी दिव्य स्तर का प्राणी है। फैंग यीमिंग ने विचारशील भाव से कहा, वह एक महान व्यक्ति है। टेलीपोर्टेशन एरे ने लिन मो यू को 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर शेनलोंग महाद्वीप के उत्तरी भाग में पहुंचा दिया। शेनशिया प्राचीन शहर में स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी का निर्माण प्राचीन शहर की स्थापना के समय ही एक निश्चित बिंदु वाली एक तरफा संचरण विधि का उपयोग करके किया गया था। लिन मो यू के गंतव्य स्थान पर कोई संगत टेलीपोर्टेशन एरे नहीं था। इसका मतलब ये था कि अगर उसे शेनशिया प्राचीन शहर लौटना था तो उसे या तो पैदल वापस जाना होगा या टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करना होगा। दुकान में टेलीपोर्टेशन स्टोन बेचे जा रहे थे और फैंग यीमिंग ने लिन मो यू को 10 पत्थरों वाला एक डिब्बा भी दिया। जब तक कोई व्यक्ति किसी कालकोठरी या किसी विशेष स्थान पर न हो, निचले स्तर पर रहते हुए वह टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके शेनशिया प्राचीन शहर में वापस लौट सकता था। ये टेलीपोर्टेशन स्टोन एक बार इस्तेमाल होने वाले और काफी महंगे थे, प्रत्येक की कीमत 50 मिलियन सोने के सिक्कों से अधिक थी। एक उच्च स्तरीय कौशल स्क्रॉल के आधे के बराबर होने के कारण सामान्य पेशेवर आमतौर पर इनका उपयोग करने से हिचकिचाते थे। फैंग यीमिंग ने उदारतापूर्वक 500 मिलियन सोने के सिक्कों के मूल्य के टेलीपोर्टेशन स्टोन दान कर दिए। लिन मो यू ने अपने बिजली जैसे पंख फैलाए और उत्तर की ओर उड़ गया। उसने अभी जो पढ़ा था उसके अनुसार लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह पवन और गरज के सागर तक पहुंच जाएगा। पवन और गरज के सागर को पार करने से पवन और गरज के महाद्वीप तक पहुंचा जा सकता है। बुरेयल थंडर वैली, विंड एंड थंडर महाद्वीप के केंद्र के पास स्थित थी। लिन मो यू के पास अब जो जानकारी थी उसके आधार पर टेलीपोर्टेशन एरे से पवन और गरज सागर तक की दूरी अपेक्षाकृत शांत थी।
वहां कोई शक्तिशाली बॉस नहीं थे, केवल लगभग 70 स्तर के कुछ साधारण राक्षस थे, जिन्हें लिन मुयू को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके बावजूद लिन मुयू बेहद सतर्क रहा। वो न तो बहुत ऊंचाई पर उड़ा और न ही बहुत तेज गति से, बल्कि अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखता रहा। चारों महाद्वीपों में से शेनलोंग महाद्वीप सबसे सुरक्षित था। बाकी 3 महाद्वीप कहीं अधिक खतरनाक थे। धीरे धीरे लहरों की आवाज उसके कानों तक पहुंची। कुछ मिनट बाद लिन मोयू समुद्र तट पर पहुंच गया। बूम! आकाश में गरज उठी, जिससे प्राचीन युद्ध क्षेत्र का धुंधला आसमान क्षण भर के लिए रोशन हो गया। लिन मोयू ने पवन और गरज सागर की गहराई में बिजली चमकती देखी। असंख्य बिजली की चमक ने आकाश और समुद्र को जोड़ दिया, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न हुई। एजियोर ड्रैगन सागर के विपरीत, पवन और गरज का सागर कहीं अधिक हिंसक था। प्रत्येक महाद्वीप एक समुद्र द्वारा अलग किया गया था, और प्रत्येक समुद्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं थीं। पवन और गरज वाले सागर की विशेषता पवन और गरज थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। तेज हवा और गरज ने अंतरिक्ष में व्यवधान उत्पन्न कर दिया, जिससे दोनों स्थानों के बीच टेलीपोर्टेशन व्यवस्था स्थापित करना असंभव हो गया। प्रयास किए गए थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के हवा और गरज के कारण वे बीच रास्ते में ही रुक गए। कुछ लोग शून्य में विलीन हो गए, जबकि अन्य लोग कहीं अनायास ही प्रकट हो गए। कुछ तो स्थानिक अराजकता के कारण सबसे खतरनाक उल्कापिंड महाद्वीप में पहुंच गए और कभी वापस नहीं लौटे। अंततः ये पुष्टि हो गई कि पवन और गरज महाद्वीप तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका पवन और गरज सागर के पार उड़ान भरना था। लिन मोयू ने पवन और गरज सागर की स्थिति का अवलोकन करते हुए कहा, पवन और गरज सागर को सुचारू रूप से पार करने के लिए सबसे पहले हवा और गरज से सावधान रहना चाहिए। मुझे इन दोनों तत्वों से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मुझे समुद्री राक्षसों से सावधान रहना होगा। पवन और गरज वाले सागर में उड़ने वाली मछली नामक एक राक्षस रहता है, जिसमें पवन और गरज दोनों के गुण होते हैं। उड़ने वाली मछलियों के प्रत्येक समूह में एक उड़ने वाली मछली का राजा होता है, जो एक उच्च स्तरीय बॉस होता है और जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन मोयू ने अभी अभी पढ़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक याद किया। फिर उसने अपनी दिशा तय की और उड़ गया। उसने अपनी गति को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया, जो 700 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। शेनलोंग महाद्वीप और पवन एवं गर्जन महाद्वीप के बीच की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर थी। अपनी गति से वह पवन एवं गर्जन सागर को लगभग 30 मिनट में पार कर सकता था। नीचे फैले विशाल महासागर को देखते हुए लिन मोयू के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि किस प्रकार का शक्तिशाली प्राणी पूरे महाद्वीप को 4 भागों में विभाजित कर सकता है। यहाँ तक कि महासागरों का निर्माण करना और खंडित महाद्वीप के मध्य भाग को अनंत शून्य में बदल देना भी शामिल है। दिव्य स्तर के विशेषज्ञों के पास शायद ये क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि आधे स्तर के महादेव भी शायद ऐसा करने में सक्षम न हो। कम से कम एक महाशक्तिशाली विशेषज्ञ, या फिर एंटारेस जैसा कोई व्यक्ति। शायद एक दिन मैं भी ऐसा कर सकूं। बूम! लिन मोयू के गरजते हुए क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके कानों में गरज की आवाज गूंज उठी। तेज हवा के कारण विंड एंड थंडर सी का समुद्री जल ऊपर उठकर आकाश में चला गया और फिर वापस नीचे गिर गया, जो भारी बारिश जैसा लग रहा था। लगातार बिजली गिरती रही। उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी प्राणी बिजली की चपेट में आ जाएगा। शुरू में बिजली बेतरतीब ढंग से गिर रही थी, लेकिन जैसे ही लिन मोयू गरज वाले क्षेत्र में दाखिल हुई, उसे एक लक्ष्य मिल गया। लिन मोयू पर अनगिनत बिजली गिरी। लिन मोयू निडर थी और उसने इसे शांति से स्वीकार कर लिया। बिजली के हमले से 80% तक प्रतिरक्षा और 600% तक मौलिक प्रतिरोध क्षमता के साथ लिन मोयू ने बिजली के हमलों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय हल्की झुनझुनी की अनुभूति ने उसे शवलोक की याद दिला दी, जहां उसने बार बार बिजली की दीवार का सामना किया था। बिजली और चिंगारियों के साथ लिन मोयू बिना किसी हिचकिचाहट के पवन और गरज महाद्वीप की ओर अग्रसर हुआ। कुछ मिनट बाद उसने आगे काले बिंदु देखे, जिन्हें उसने काली मछलियां बताया। इन मछलियों का शरीर चपटा और पतला था, जो बिना पॉलिश किए तलवार के खाली खोखली आकृतियों जैसा दिखता था। प्रत्येक मछली के दर्जनों छोटे छोटे पंख थे। वे 100 से अधिक की संख्या में समूहों में आगे बढ़ रहे थे, तेज हवा को चीरते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। बिजली गिरने का उन पर कोई असर नहीं हुआ।
लिन मो यू ने समूह में सबसे बड़ी मछली देखी। फ्लाइंग फिश किंग 10 मीटर से अधिक लंबा था, जो औसतन 3 मीटर लंबी उड़ने वाली मछलियों के बीच काफी अलग दिखता था। उड़ने वाली मछलियों के समूह ने लिन मो यू को देखा और सामूहिक रूप से उस पर हमला करने के लिए मुड़ गए। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी, मानो धनुष से छोड़े गए तीर हो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 465। अध्याय 465। 465। अध्याय 465। हवा और गरज के सागर को पार करना। हवा और गरज शैवाल समूह। उड़ने वाली मछली की गति लिन मो यू की कल्पना से परे थी। कुछ 100 मीटर की दूरी उसने 0.1 सेकंड से भी कम समय में तय कर ली। इसके अलावा वे चुपचाप आए थे, और अगर उन्होंने पीछे से छुपकर हमला किया भी तो शायद किसी को पता भी न चले। हालांकि उनकी गति कितनी भी तेज क्यों न हो, लिन मो यू के सामने ये सब बेकार था। जैसे ही उड़ने वाली मछलियां लिन मो यू के पास पहुंची और हमला करने ही वाली थीं, वे अचानक सामूहिक रूप से रुक गईं। सफेद हड्डियों की एक घनी परत ने उन्हें ढक रखा था। कौशल अस्थि कारागार। लॉर्ड लेवल बॉस समेत सैकड़ों उड़ने वाली मछलियों को एक साथ काबू में कर लिया गया। एक साथ इतने सारे राक्षसों को, खासकर उन राक्षसों को जिनका स्तर लिन मो यू से कहीं अधिक था, नियंत्रित करने का मतलब था कि नियंत्रण की अवधि काफी कम थी। 1 सेकंड से भी कम समय में अस्थि जेल ढहने के संकेत दिखाने लगी। लेकिन ये पहले से ही पर्याप्त था। लाल रोशनी की एक चमक गुजरी और सभी उड़ने वाली मछलियां एक साथ शापित हो गईं। इसके तुरंत बाद उड़ने वाली मछली के स्वामी पर एक पहचान मंत्र का प्रभाव पड़ा। उड़ने वाली मछली का स्वामी स्तरीय बॉस। स्तर 79। शक्ति 500,000। फुर्ती 1 मिलियन। आत्मा 500,000। संविधान 700,000। कौशल भेदनशील पवन श्रृंखला बिजली। विशेषताएं। वायु तत्व से होने वाली क्षति में 50% की कमी, विद्युत तत्वों से प्रतिरक्षा, गति में अत्यधिक वृद्धि। कुल 27 लाख विशेषताएं, बहुत अधिक नहीं है। विश्व स्तरीय बॉस के गुणों को पहले देख लेने के बाद इस लॉर्ड स्तरीय बॉस के गुणों को देखकर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। लिन मो यू असाधारण रूप से शांत रहा। गुणों को देखने के बाद उसके पास एक स्पष्ट योजना थी। मरे हुओं की सेना प्रकट हुई, और पलक झपकते ही उन्होंने उड़ने वाली मछलियों के समूह को घेर लिया। उड़ने वाली मछलियों के समूह का सबसे परेशानी भरा पहलू उनकी अत्यधिक संख्या थी। इसलिए लोग आमतौर पर समूहों में पवन और गरजते सागर को पार करते थे। समुद्र को आत्मविश्वास से पार करने के लिए कम से कम 50 लोगों की आवश्यकता थी। लिन मो यू जैसी अकेली यात्रा करने वाली शख्सियतें बेहद दुर्लभ थीं। 2 सेकंड बाद उड़ने वाली मछली पर बनी हड्डियों की जेल पूरी तरह से ढह गई। उड़ने वाली मछली का स्वामी चीख उठा और उसका पूरा शरीर चमक उठा। सभी उड़ने वाली मछलियों के शरीर भी चमक रहे थे। आकाश में गरज सुनाई दी और पलक झपकते ही भारी मात्रा में बिजली गिरी और उड़ने वाली मछलियों के समूह को जा गिरी। फिर बिजली उड़ने वाली मछलियों के समूह में फैल गई और कंकालों पर घनी रूप से गिरने लगी। कौशल चेन लाइटनिंग। यह न केवल अपनी खुद की शक्ति पर निर्भर था, बल्कि यह प्राकृतिक बिजली का भी उपयोग करता था। यह कौशल काफी शक्तिशाली था। यह उड़ने वाली मछलियों के समूह का सामूहिक प्रयास था। अगर यह अन्य पेशेवर होते, तो जिया लैन ली यांग जैसे व्यक्ति, जो 80वें स्तर से ऊपर थे, को भी यह परेशानी भरा लगता। लेकिन मरे हुओं की सेना के खिलाफ फिर भी ये पर्याप्त से बहुत दूर था। मृतकों की सेना की संख्या बहुत अधिक थी, और बिजली गिरने से होने वाला नुकसान उनमें समान रूप से वितरित हो गया, इसलिए प्रत्येक कंकाल को न्यूनतम क्षति हुई। लिच जनरल ने कुछ बार लापरवाही से उपचार किया, और वे पहले ही ठीक हो गए थे। बिजली की कड़क के बीच कंकालों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। तारांकन तारांकन मारना। तारांकन 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 तारांकन। उड़ती हुई मछली के शल्क प्राप्त हुए। तारांकन 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 मारना। तारांकन 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 तारांकन। उड़ती हुई मछली के शल्क प्राप्त हुए। तारांकन तारांकन। लगातार सूचनाएं आती रहीं। कंकाल तीरंदाजों के हमले बेहद भयंकर थे। हमलों के एक दौर के बाद ही उड़ने वाली मछलियों का समूह आधा क्षतिग्रस्त हो चुका था। कंकाल जादूगरों के मौलिक विस्फोट और कंकाल तीरंदाजों के तीखे तीर, मजबूत सैनिक कौशल के बिना विश्व स्तरीय बॉस के खिलाफ अप्रभावी थे। लेकिन फुर्तीली और कम रक्षात्मक क्षमता वाली इन उड़ने वाली मछलियों के खिलाफ वे घातक हथियार साबित हुए।
विशेष रूप से चूंकि दोनों कौशलों में लॉक करने की क्षमता थी, इसलिए उड़ने वाली मछलियां कितनी भी तेज क्यों न हो, वे बच नहीं सकती थी। वृद्धावस्था के अभिशाप के साथ लिन मोयू को पूरा विश्वास था कि वह 80वें स्तर से नीचे के राक्षसों के खिलाफ निडर होकर आगे बढ़ सकता है। जमीन पर वह बिना किसी बाधा के चल सकता था, और हवा और गरज वाले समुद्र में भी वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता था। यहां तक कि उड़ने वाली मछली का स्वामी भी मरे हुए लोगों की सेना की घेराबंदी में 3 मिनट से भी कम समय तक टिक पाया। स्तर 79 और स्तर 80 के बीच का अंतर महत्वपूर्ण था। तारांकन तारांकन उड़ने वाली मछली के स्वामी को मार गिराया। अनुभव जोड़ 7900 तारांकन 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 फ्लाइंग फिश नाइट स्वॉर्ड प्राप्त हुई। तारांकन 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 उड़ने वाली मछली का सार प्राप्त हुआ। तारांकन 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 फ्लाइंग फिश नाइट स्वॉर्ड नाइट के लिए विशेष अर्ध पौराणिक हथियार। सभी विशेषताएं जोड़ 20,000। नाइट के आक्रमण कौशल में 100% की वृद्धि। तारांकन 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 उड़ने वाली मछली का सार अर्ध पौराणिक उपकरण बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। तारांकन तारांकन लिन मोयू ने इसके गुणों पर एक नजर डाली। हालांकि इसे अर्ध पौराणिक हथियार कहा जाता था, लेकिन इसके गुण काफी कमजोर थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संलग्न कौशल भी नहीं थे, और यह कुछ शीर्ष स्तरीय प्लेटिनम हथियारों जितना अच्छा भी नहीं था। इसका एकमात्र लाभ गुणों में उल्लेखनीय वृद्धि थी। लिन मोयू ने लापरवाही से उसे एक तरफ रख दिया, और बाद में उसे व्यापारिक घर में फेंकने की योजना बनाई। उड़ने वाली मछलियों के समूह से आसानी से निपटने के बाद लिन मोयू आगे बढ़ गया। बिजली की चमक बढ़ती गई और गरजने की आवाजें लगातार उसके कानों में गूंजती रहीं। लिन मोयू बहुत तेजी से उड़ रहा था, और हवा और गरज के सागर में वह जितनी तेजी से उड़ता था, उतनी ही अधिक बिजली को आकर्षित करता था। दूर से देखने पर लिन मोयू बिजली के गोले में बदल चुका था और आकाश में उड़ते हुए अपनी लंबी पूंछ को घसीट रहा था। 10 मिनट से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद लिन मोयू पवन और गरज सागर के केंद्र में पहुंच गई। ऊर्जा में उतार चढ़ाव बाईं ओर से आया। कोई लड़ रहा है, और ऐसे काफी लोग हैं। लिन मोयू की प्रबल मानसिक बोध क्षमता ने उन्हें इसे गहराई से महसूस करने में सक्षम बनाया। पल भर में ही उसे पता चल गया कि उससे लगभग 3 किलोमीटर दूर एक लड़ाई चल रही है। इसके अलावा लड़ाई का पैमाना छोटा नहीं था, और यह पेशेवरों की मौजूदगी से ओतप्रोत थी। बिना ज्यादा सोचे समझे लिन मोयू सीधे ऊपर से उड़ गई। दूर से उसने बड़ी संख्या में काले बिंदु देखे। बिजली से पूरा इलाका जगमगा उठा और एक विशाल बिजली के गोले में बदल गया। हजारों उड़ने वाली मछलियां बड़ी संख्या में मानव पेशेवरों पर हमला कर रही थीं। उड़ने वाली मछली के अलावा समुद्र से कई विशालकाय तंतु निकले और उड़ने वाली मछली के साथ साथ पेशेवरों पर हमला कर दिया। बिजली के गोले के माध्यम से लिन मोयू ने देखा कि कम से कम 50 या 60 पेशेवर अंदर फंसे हुए थे। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उड़ने वाली मछलियों की संख्या बहुत अधिक थी, और पानी के नीचे से आने वाले राक्षसों के साथ मिलकर वे केवल बचाव ही कर सकते थे। हजारों उड़ने वाली मछलियां, ये दुर्लभ है। हालांकि उड़ने वाली मछलियां समूह में रहने वाले राक्षस थीं, लेकिन उनकी संख्या आमतौर पर लगभग 100 होती थी। हजारों लोगों का ऐसा समूह अत्यंत दुर्लभ था। इसके अलावा इतनी सारी उड़ने वाली मछलियों को नियंत्रित करने के लिए उड़ने वाली मछलियों के स्वामी का स्तर संभवतः 80 से अधिक था। स्तर 80 से ऊपर और नीचे के बीच का अंतर महत्वपूर्ण था। हालांकि मनुष्यों में भी 80 से अधिक स्तर के कुछ शीर्ष स्तरीय पेशेवर थे, जो पूरे युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। अन्यथा वे बहुत पहले ही पराजित हो गए होते। लिन मोयू ने कुछ देर तक देखा और महसूस किया कि सबसे बड़ी समस्या समुद्र के नीचे रहने वाला राक्षस था। कुछ देर सोचने के बाद लिन मोयू समुद्र में कूद गई। पानी के अंदर उसने तंतुओं का शरीर देखा। यह एक पौधे जैसा दिखने वाला राक्षस था। समुद्री शैवाल के गुच्छे की तरह उलझा हुआ ढेर। उसकी तंतुमयी संरचनाएं उसकी लताएं थीं। यह समुद्र के पानी में तैर रहा था और देखने में बहुत अजीब लग रहा था। पवन और गरज शैवाल समूह। लिन मोयू ने आश्चर्य का भाव दिखाया। उसने डेटा में इसी तरह के राक्षस देखे थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था। एक जासूसी मंत्र बाहर निकला। तारांकन तारांकन पवन और गरज शैवाल समूह लॉर्ड स्तरीय बॉस तारांकन 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 स्तर 78 तारांकन तारांकन
तारांकन तारांकन शक्ति 600,000 तारांकन 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 फुर्ती 500,000 तारांकन 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 स्पिरिट 500,000 तारांकन 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 संविधान 1 मिलियन तारांकन 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 कौशल उलझाना श्रृंखला बिजली तारांकन 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 विशेषताएं शारीरिक क्षति में 50% की कमी, विद्युत तत्वों से प्रतिरक्षा, बढ़ी हुई जीवन शक्ति, बेहतर पुनर्प्राप्ति। तारांकन तारांकन वास्तव में यह एक दुर्लभ पौधे प्रकार का बॉस है जो उड़ने वाली मछली के साथ सहजीवी संबंध रखता है। उनके कौशल एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। लिन मो यू ने मन ही मन सोचा और पता लगाने के परिणाम उसके द्वारा देखे गए डेटा से मेल खाते थे। ऐसे राक्षस दुर्लभ थे और वे अक्सर उड़ने वाली मछलियों के समूहों के साथ मिलकर काम करते थे। इसकी उपस्थिति से उड़ने वाली मछलियों के समूह का खतरा काफी बढ़ गया। पादप प्रकार के लॉट स्तर के बॉस में पादप प्रकार के बॉस की विशेषताएं थीं। अपने साथियों के बीच उनकी शारीरिक बनावट के गुण उच्च थे। इसके अलावा उनमें जीवन शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की क्षमता में भी वृद्धि देखी गई। एक बार इसकी लताओं में उलझ जाने के बाद इससे मुक्त होना आसान नहीं था। इससे पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया था। हालांकि इसी तरह अगर पेशेवर लोग विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप के संपर्क में आते हैं तो वे इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके शरीर पर मौजूद शैवाल को थंडर एल्गी कहा जाता था। थंडर एल्गी एक अत्यंत दुर्लभ पदार्थ था। जब किसी रसायनज्ञ द्वारा इसे प्रसंस्कृत करके वज्र औषधि में परिवर्तित किया जाता है तो यह विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। जब से मेरा इससे सामना हुआ है मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लिन मो यू को आंकड़ों में इसके बारे में पढ़कर दिलचस्पी हुई थी। कोई भी ऐसी चीज जो तत्वों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ा सके वह अत्यंत मूल्यवान थी। अगर उसे इसकी जरूरत नहीं भी होती तो भी वह इसे किसी और चीज के बदले में बदल सकता था। तेज गति से हमला कर रहा विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप अचानक रुक गया और सफेद हड्डियों की एक परत में लिपट गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 466 अध्याय 466 466 अध्याय 466 अंततः मुखौटा उतारना। घिरे हुए पेशेवरों ने अचानक देखा कि पवन और गरज शैवाल समूह की शाखाएं हिलना बंद कर चुकी थी और सफेद पदार्थ की एक परत से ढकी हुई थी। क्षण भर के लिए उनका दबाव काफी कम हो गया। प्रमुख पेशेवर चिल्लाए, अवसर का लाभ उठाओ, जवाबी हमला करो। उन्होंने उड़ने वाली मछली जैसे राक्षसों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। इसी दौरान उड़ने वाली मछली जैसे राक्षसों ने भांप लिया कि पवन और गरज शैवाल समूह पर हमला हो रहा है और बड़ी संख्या में उड़ने वाली मछली जैसे राक्षस लिन मो यू को परेशान करने के लिए समुद्र में उतर आए। इससे पेशेवरों पर दबाव और बढ़ गया। पेशेवर खिलाड़ियों ने एक व्यापक जवाबी हमला शुरू किया जिसमें 80 से अधिक स्तर के 3 पेशेवर खिलाड़ियों ने फ्लाइंग फिश लॉट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। यहां तक कि उनके लिए भी लेवल 80 के फ्लाइंग फिश लॉट से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत की जरूरत थी। ये सभी पेशेवर एक ही गुट से आए थे और उन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहने हुए थे। हजारों उड़ने वाली मछली राक्षसों और पवन एवं गरज शैवाल समूह की घेराबंदी के तहत इतने लंबे समय तक टिके रहने की उनकी क्षमता ने दिखाया कि उनकी युद्ध शक्ति कमजोर नहीं थी। अब पवन और गरज शैवाल समूह के हस्तक्षेप के बिना उनकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई। एक एक करके उड़ने वाली मछलियां मारी गईं और गिर पड़ी। उड़ने वाली मछली के स्वामी ने गरजते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उड़ने वाली मछलियों के स्वामी के आदेशानुसार सभी उड़ने वाली मछलियां इधर उधर आती जाती रहीं। उनके शरीर ही उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तुरंत तेज हो गई। उड़ने वाली मछली का स्वामी थोड़ा चिंतित लग रहा था और लगातार तीखी चीखें निकाल रहा था। फ्लाइंग फिश लॉट को घेरे हुए पेशेवर सैनिकों को अचानक कुछ एहसास हुआ और वे चिल्लाए, यह अच्छा नहीं है, कोई विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप को मार रहा है। टीम 3 नीचे जाओ और जांच करो। समझ गया। कई लोगों ने उड़ने वाली मछली जैसे राक्षसों को नजरअंदाज करते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी और सीधे पानी में कूद गए। जैसे ही वे पानी में प्रवेश करने वाले थे लिन मो यू पानी से बाहर निकल आई। लिन मो यू के हाथ में पवन और गरज शैवाल समूह का विशाल शव था। महज कुछ ही मिनटों में लिन मो यू ने विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप को आसानी से मार गिराया।
इसी क्षण उड़ने वाली मछली के स्वामी ने चीख मारी, बिजली और गरज के साथ मुड़ा और भाग गया। सभी उड़ने वाली मछलियां भी तुरंत ही तेज गति से दूर भाग गईं और पलक झपकते ही गायब हो गईं। विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप मारा गया और उसने खतरे को भांप लिया। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे पीछे मुड़े बिना भागने पर मजबूर कर दिया। लिन मो यू ने मन ही मन आह भरी, वे सचमुच बहुत तेजी से भाग निकले। हालांकि उनके पास उन्हें रोकने का मौका था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पीछा मत करो, नेता ने चिल्लाते हुए अपना ध्यान लिन मो यू की ओर मोड़ा। इस बार उनका लक्ष्य उड़ने वाली मछली जैसे राक्षस नहीं थे, बल्कि लिन मो यू के हाथ में मौजूद पवन और गरज शैवाल समूह थे। नेता की आंखें ठंडी थीं और वह लिन मो यू को हैरानी के भाव से घूर रहा था। लेवल 52। लगता है आप अपना लेवल छिपा रहे हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लेवल 52 का कोई व्यक्ति विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप को मार सकता है। इसके अलावा 52वें स्तर का व्यक्ति निचले स्थान में कैसे प्रवेश कर सकता है? हालांकि लिन मो यू की पवन और गरज शैवाल समूह को मारने की क्षमता ने उसे लिन मो यू की ताकत के प्रति सतर्क कर दिया था। आसपास किसी और को न देखकर उसे यकीन नहीं था कि लिन मो यू के साथी पानी के नीचे छिपे हुए थे या नहीं। उसने अपने साथियों से कुछ फुसफुसाते हुए कहा, फिर लिन मो यू को गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए बोला, शेंशिया के आदमी, तुमने हमारे बॉस को क्यों चुराया? लिन मो यू ने इन लोगों को पवित्र चर्च के सदस्यों के रूप में पहचाना, जिनकी पोशाक काफी विशिष्ट और आसानी से पहचानी जा सकती थी। पवित्र चर्च और शेंशिया साम्राज्य के बीच संबंध उदासीन थे, न तो अच्छे थे और न ही बुरे। आमतौर पर कोई बड़ा टकराव नहीं होता था, लेकिन आपसी मेलजोल भी बहुत कम होता था। लिन मो यू को उसकी निगाहें पसंद नहीं आईं। मुझे लगा कि आप पर हमला हुआ है और मैंने सद्भावनावश आपकी मदद की। हालांकि लिन मो यू सच कह रही थी, लेकिन उस आदमी को इस पर यकीन नहीं हुआ। शेंशिया के रहने वाले, हम पवित्र चर्च की एक टीम है। मेरा नाम किलेड है और हम यहाँ पवन और गरज शैवाल समूह का शिकार करने आए हैं। चूंकि आपने सद्भावना से ऐसा किया, तो चलिए इसे भूल जाते हैं। जब तक आप विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप को हमें वापस कर देते हैं, हम आपको दोष नहीं देंगे और आप पवित्र चर्च की मित्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब उसने ये कहा, तो उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव था, मानो उसने लिन मो यू को अपनी मुट्ठी में कर रखा हो। लिन मो यू को उसकी बातों पर हंसी आ गई और उसने कहा, मैं ऐसा क्यों करूं? किलेड की आवाज और गहरी हो गई, शेंशिया के व्यक्ति, हमने बॉस को पहले खोज निकाला, आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप हमें वापस कर दें। अगर उसने शुरुआत में वे शब्द न कहे होते, तो लिन मो यू शायद उनके साथ कुछ थंडर एल्गी साझा करने की कृपा कर देता। पर अब लिन मो यू की आवाज भी ठंडी हो गई, तो क्या हुआ? अगर मैंने कार्रवाई नहीं की होती, तो तुम उड़ने वाली मछलियों के समूह और पवन एवं गरज शैवाल समूह को हरा नहीं पाते, और शायद तुम्हारी मौत भी हो जाती। आपको मेरी ओर से आभारी होना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई। इसी क्षण किसी ने केलेड के कान में कुछ फुसफुसाया, और केलेड ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, शेंशिया के व्यक्ति, हम इस बार पूरी तरह से तैयार हैं, और हम इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूं। हमें विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप दे दीजिए और मैं आपको उसका 10वां हिस्सा देने का फैसला कर सकता हूं। अन्यथा खतरा बिल्कुल स्पष्ट था। जब वह बोल रहा था, तब उसके कुछ साथी खिलाड़ी पहले ही चुपचाप तैयारी कर चुके थे। लिन मो यू ने कहा, नहीं तो क्या, मुझे मार डालोगे? किलेड ने अपने शूरवीर की तलवार को कसकर पकड़ लिया, और उसके दूसरे हाथ में मौजूद ढाल हल्की हल्की चमकने लगी। वह पवित्र चर्च के एक अद्वितीय पेशेवर, एक पवित्र योद्धा थे। एक शूरवीर और एक योद्धा के गुणों को मिलाकर उसके पास शूरवीर की उच्च रक्षात्मक क्षमता और योद्धा की आक्रमण शक्ति थी। कई लोगों की नज़र में पवित्र योद्धा का पेशा लगभग एक आदर्श पेशा था। उसकी आंखें गंभीर थीं और उसकी आवाज गरजती हुई थी, विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप को सौंप दो, वरना तुम यहां से नहीं जा पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके 50 से अधिक साथी तुरंत उड़कर आए और लिन मो यू को घेर लिया। लिन मो यू उदासीन बना रहा और उन्हें अपने चारों ओर घेरने दिया। उन्हें ये देखकर हंसी आती थी कि ये लोग इतने आत्मविश्वासी थे, मानो उन्होंने उन्हें घेर लिया हो। उन्होंने वास्तव में सद्भावनावश ही उन्हें बचाया था और उनका इरादा उनके बॉस को चुराने का नहीं था।
अगर वे शुरू में विनम्र और आभारी होते, तो शायद वह थंडर एल्गी का आधा हिस्सा उनके साथ साझा कर देता। आखिरकार, उसकी विद्युत तत्व प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही 80% थी, जो ऊपरी सीमा को छू रही थी। थंडर एल्गी उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। लेकिन अब, वे न केवल कृतघ्न थे, बल्कि उन्होंने उस पर अपने बॉस को चुराने का आरोप भी लगाया। ऐसे में तो वह इसे ले ही ले तो बेहतर होगा। न सिर्फ उसे लेना है, बल्कि उसे उन्हें मारना भी पड़ सकता है। लिन मो यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, आखिरकार नकाब उतार ही दिया, है ना? किलेड ने गहरी सांस ली, शिनशिया साम्राज्य से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप मुझे सौंप दो, और मैं तुम्हें जाने दूंगी। बोलते समय उनकी निगाहें आसपास के वातावरण पर घूम रही थीं। लिन मो यू को ये बात हास्यास्पद लगी, देखना बंद करो, मेरा कोई साथी नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं अकेले ही पवन और गरज शैवाल समूह को मार सकता हूं, तो क्या मैं अकेले ही तुम सबको भी मार सकता हूं? लिन मो यू ने पहले भी लोगों को मारा था, और काफी लोगों को मारा था। लेकिन वह तभी कार्रवाई करता जब आवश्यक होता, और एक बार कार्रवाई करने के बाद वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। इसी क्षण दिव्य पत्थर से एक घातक आभा निकली और काले धुएं के स्तंभ की तरह आकाश में फैल गई। यहां तक कि पवन और गरज वाले सागर में बिजली भी पीछे हट गई। किलेट के चेहरे का भाव एकदम बदल गया, जब उसे एहसास हुआ कि उसने किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया है। उसे हमेशा से लगता था कि लिन मुयू के कुछ साथी पानी के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन उसने इस बात पर विचार नहीं किया था कि लिन मुयू अकेले ऐसा करने के लिए कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। अब इसके बारे में सोचते ही किलेट को पसीना आने लगा। लिन मो यू से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक घातक आभा को महसूस करते हुए वह सहज रूप से कांप उठा। भागो! वह चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसके शरीर पर, यहां तक कि खुद उस पर भी, सफेद हड्डियों की एक परत उभर आई है। एक पल में ही वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसके मस्तिष्क और आंखों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंधा हुआ था। उसके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। एक पवित्र योद्धा होने के नाते उसके पास बंधनों से मुक्त होने की क्षमता थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था, और खुद को मुक्त करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता। केवल वही नहीं, बल्कि अन्य पेशेवरों के पास भी इसी तरह के कौशल थे। बंधन से मुक्त होना मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो इसके बाद आने वाली चीजें थी। 1 सेकंड से भी कम समय में उसके भाग्य का फैसला हो जाएगा। लाल रोशनी की एक चमक दिखाई दी, और उसने सबके सिर के ऊपर हथकड़ियों से बंधी लाल तलवारें देखीं, और सब कुछ धीमा होता चला गया। फिर हवा में अनगिनत कंकाल प्रकट हुए। कंकालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, जिनमें से प्रत्येक का चेहरा भयावह था। ये कंकाल चमकते हुए छल्लों पर खड़े थे। वह आग की लपटों में घिर गया, उसकी त्वचा पर बर्फ की एक परत जम गई, और अनगिनत बिजली के झटके उस पर गिरे। उसने एक कंकाल को अपनी ओर कुल्हाड़ी चलाते हुए देखा, कुल्हाड़ी लाल रंग से चमक रही थी। कौशल, अति उत्कृष्ट रक्षा। हालांकि वह हिल नहीं सकता था, किलेड ने आखिरी क्षण में अपनी सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता को सक्रिय कर दिया। सुपर एक्सट्रीम डिफेंस नाइट के एक्सट्रीम डिफेंस का एक उन्नत संस्करण था, जिसे केवल लेवल 80 के बाद ही हासिल किया जा सकता था। सुपर एक्सट्रीम डिफेंस 60 सेकंड तक चल सकता है। अपने युद्ध के अनुभव से उसे यह विश्वास हो गया था कि इन 60 सेकंड के दौरान वह अजेय है। इन 60 सेकंड के दौरान शक्तिशाली बॉस भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। केवल वही नहीं, बल्कि अन्य पवित्र शूरवीरों ने भी सुपर एक्सट्रीम डिफेंस को सक्रिय कर दिया। उसके साथ लेवल 80 से ऊपर के 3 होली नाइट थे। सुपर एक्सट्रीम डिफेंस में वह किसी भी नकारात्मक स्थिति से प्रभावित नहीं होगा। पहले की नकारात्मक स्थितियां भी गायब हो गईं। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 467 अध्याय 467 467 अध्याय 467 पवित्र चच का बलिदान स्वर्गदूत आत्मा। कंकालनुमा योद्धाओं ने अपनी कुल्हाड़ियां लहराई और केलेड पर एक कौशल हमला किया। एक जोरदार धमाके के साथ केलेड बस थोड़ा सा कांपा। उसके शरीर से एक हल्की सी चमक निकली, जिसने हमले को रोक दिया। अत्यधिक रक्षात्मक अवस्था में उसकी रक्षा अपने चरम पर पहुंच गई थी। लिन मो यू को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर वह 80वें स्तर का पवित्र योद्धा था, भला उसके पास जीवन बचाने का कोई साधन क्यों न हो। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है?
परिणाम तो बदलेगा ही। जिन्हें मरना है वे तो मरेंगे ही। लिन मोयू ने बंधन से मुक्त हो चुके केलेड को देखा और बुदबुदाया, अगला कदम तुम्हें भागना चाहिए, है ना? जैसे ही केलेड बंधन से मुक्त हुआ, उसने अपने चारों ओर चीखें सुनी। कुछ लोग कंकालनुमा उन्मादियों की कुल्हाड़ियों के नीचे पहले ही मर चुके थे। हर किसी में पल भर में बंधन से मुक्त होने की क्षमता नहीं होती। अगर वे मुक्त हो भी जाते तो भी उन्हें कंकालनुमा उन्मादियों की कुल्हाड़ियों का सामना करना पड़ता। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं, और केलेड पर तुरंत सैकड़ों हमले होने लगे। उसके शरीर पर लगातार मौलिक विस्फोट हो रहे थे। फिर तीर हवा में से निकलते हुए उस पर जा गिरे और धातु के टकराने जैसी आवाज पैदा कर दी। हजारों कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों ने एक साथ अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से हमले शुरू कर दिए। विस्फोट जारी रहे और जैसे जैसे अधिक लोग मारे गए, चीखें सुनाई देने लगी। केलेड पहले तो लिन मोयू से जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहता था, लेकिन घने कंकालों को देखकर और अपने साथियों की चीखें सुनकर केलेड समझ गया कि उसके पास कोई मौका नहीं है। भागो! बिना सोचे समझे वह मुड़ा और अपनी आक्रमण क्षमता को सक्रिय कर कंकालों को चीरते हुए भागने की कोशिश करने लगा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि 80वें स्तर से ऊपर के 2 अन्य पवित्र योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने तेज रोशनी बिखेरी और कंकालों के बीच से पागलों की तरह दौड़ पड़े। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, बस इतना पता था कि उन्हें बाहर निकलना है। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे अनगिनत कंकालों से घिरे हुए थे। कंकालों के उग्र योद्धाओं ने अपने हमलों को बेअसर पाते हुए हमला करना बंद कर दिया और उनका रास्ता रोक दिया, जिससे वे आगे नहीं बढ़ सके। तीनों ने हताशा में आगे बढ़कर एक के बाद एक कंकालों को गिरा दिया। लेकिन कंकालों की संख्या बहुत अधिक थी, उन्होंने आकाश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, वे बाहर नहीं निकल सके। समय एक एक सेकंड बीतता गया और केलेड की हताशा बढ़ती गई। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसके साथियों की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं। एक के बाद एक उसके साथी मारे जाते रहे। उसने देखा कि लोग लगातार दल छोड़कर जा रहे हैं। इस स्थिति में दल छोड़ना मौत के बराबर था। अंततः 1 मिनट बीत गया। उसके शरीर की रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। कौशल, चरम रक्षा। अति चरम रक्षा के सर्वोच्च कौशल के बिना, वह चरम रक्षा का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही कर सकता था। हालांकि यह रक्षा को काफी हद तक बढ़ा सकता था, लेकिन यह अजेय नहीं था। इसके अलावा, ये केवल 30 सेकंड तक ही रहता था, और हमलों के साथ इसकी अवधि कम होती जाती थी। उसके सारे कार्य लिन मोयू की निगाहों में थे। जैसे ही उसने चरम रक्षा सक्रिय की, कंकाल जैसे उग्र योद्धाओं ने अचानक हमला कर दिया। साथ ही साथ मौलिक विस्फोट और तीर भी उस पर बरसने लगे। चरम रक्षा की रोशनी केवल 2 सेकंड तक ही रही और फिर बुझ गई। उसने लिन मोयू की ओर मुड़कर देखा और पाया कि पिछले 1 मिनट में किए गए उसके प्रयासों से वह केवल 100 मीटर से भी कम दूरी तक ही उड़ पाया था। केवल वह ही नहीं, बल्कि अन्य 2 पवित्र योद्धा भी इसी स्थिति में थे। तीनों एक ही नाव में सवार थे, कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं था। कौशल, समूह रक्षा। केलेड ने व्यापक सुरक्षा प्रदान करने वाले अंतिम कौशल को सक्रिय किया। एक ढाल प्रकट हुई, जिसने चारों ओर से घिरने वाले कंकाल बर्बाद सैनिकों को पीछे धकेल दिया, जिससे उसे कुछ पल की राहत मिली। अन्य कौशल बेकार थे। चारों ओर से हो रहे हमलों का सामना करते हुए, अन्य रक्षा कौशल बहुत एकतरफा थे। लेकिन वह जानता था कि समूह रक्षा कौशल ज्यादा से ज्यादा कुछ ही सेकंड तक टिक सकता है। केलेड ने मानो अपना मन बना लिया था। वह हवा में घुटने टेक कर बैठ गया, अपनी ढाल को अपने सामने रखा और अपनी तलवार को ऊंचा उठाकर बोला, पवित्र गिरजाघर का बलिदान। उसकी आंखों में भक्ति भाव था और आकाश में एक शुद्ध सफेद प्रकाश फैल गया। अन्य 2 पवित्र योद्धा भी केलेड की ही मुद्रा में हवा में घुटने टेककर बैठ गए और अपनी तलवारें ऊंची उठा ली। वे सब एक साथ चिल्लाए, पवित्र गिरजाघर का बलिदान। आकाश में शुद्ध सफेद प्रकाश की 3 किरणें एक में विलीन हो गईं। उस सफेद प्रकाश के नीचे तीनों एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर गए। सभी हमले अवरुद्ध हो गए और कंकाल उनके पास नहीं आ सके। बलिदान। क्या ये रसातल राक्षसों के समान कौशल है? उसने कई रसातल राक्षस बलिदान देखे थे, जिनसे अंततः शक्तिशाली राक्षस प्रकट हुए थे। वह सोच रहा था कि इन तीनों का बलिदान कैसा होगा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए, उसने एक नया आदेश जारी किया।
चीखें और तेज हो गईं, और कुछ ही समय में केलेड और बाकी दो को छोड़कर पवित्र चर्च के सभी सदस्य मारे गए। उन तीनों से निकलने वाली सफेद रोशनी ने सैकड़ों मील तक फैले पवन और गर्जन सागर को रोशन कर दिया। इस सफेद रोशनी में हवा रुक गई और गर्जना बंद हो गई। आकाश से गुलाबी रोशनी की एक बड़ी मात्रा बरसी। फिर तीनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, देवता के अवतरण का स्वागत है। सफेद प्रकाश में एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के पंख शुद्ध सफेद रंग के थे, वह न तो दानव थी और न ही अजगर। आकृति धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर गई और उससे एक पवित्र प्रकाश निकलने लगा। लिन मोयू ने भौहें चढ़ाकर कहा, एक देवदूत। देवदूत पवित्र चर्च के प्रतीकों में से एक थे, जो पवित्र प्रभु नामक देवता की पूजा करते थे और उन्हें सर्वोच्च ईश्वर कहते थे। देवदूत सर्वोच्च ईश्वर के संदेशवाहक और दिव्य प्राणी थे। जैसे ही देवदूत ठोस रूप धारण कर लिया, तीनों पवित्र योद्धाओं के शरीर धीरे धीरे गायब होने लगे और अंततः देवदूत में विलीन हो गए। देवदूत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें बिजली की तरह लिन मोयू पर पड़ी। विधर्मी, तुझे पवित्र अग्नि में जला देना चाहिए। तेरी बहन को जला दो। लिन मोयू ने देवदूत की दिव्य आभा को महसूस किया और एक पहचान मंत्र का प्रयोग किया। तारांकन तारांकन, स्वर्गीय आत्मा छद्म स्तर तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन, पवित्र चर्च के विश्वासियों की पीढ़ियों के विश्वास से निर्मित, जीवन के बलिदान के माध्यम से आह्वानित, छद्म ईश्वर स्तर की शक्ति से युक्त 5 मिनट तक अस्तित्व में रह सकता है। तारांकन तारांकन। सौभाग्य से वह केवल एक छद्म देवता था। उसने दमित दानव राजाओं और मरते हुए विष देवता को मार डाला था। ये 90 स्तर का छद्म देवता, भले ही ज्वाला दानव राजा से अधिक शक्तिशाली हो, उससे बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। यान कुआंगशिंग ने कहा था कि सभी छद्म देवता 90 स्तर के होते हैं, इससे अधिक कोई स्तर नहीं होता। 90 स्तर पर भी छद्म देवताओं और सच्चे देवताओं के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि 90 स्तर के किसी सच्चे देवता को बुलाया जाता, तो लिन मोयू बिना सोचे समझे भाग जाता। लेकिन अब लिन मोयू ने गहरी सांस ली, तो चलिए लड़ते हैं। मेरे पास अभी भी 7 ठोस अग्नि देव क्रिस्टल हैं, काफी होने चाहिए। अगर नहीं, तो मेरे पास विष देव का रक्त और दिव्य सार है। अगर इससे भी काम नहीं बना, तो मैं विष देव के शव को उड़ा दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी, और उसका लड़ने का जोश उमड़ रहा था। लिन मोयू के पास कई तुरुप के पत्ते थे और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। आकाश में बिजली कड़की और नवगठित देवदूत आत्मा को घातक इरादे ने घेर लिया। घातक इरादे से देवदूत आत्मा थोड़ी कांप उठी, स्पष्ट रूप से असहज थी। उसने अपनी हथेली से लिन मोयू पर प्रहार किया। बिना किसी कौशल का प्रयोग किए, समुद्र की सतह धंस गई और एक विशाल भंवर बन गया। लिन मोयू पर एक शक्तिशाली बल का प्रहार हुआ और वह नीचे गिर पड़ी। यह हथेली अत्यंत शक्तिशाली थी। लिन मोयू को पता नहीं था कि यह कौन सा कौशल था, लेकिन इसने एक ही प्रहार में मरे हुए सैनिकों की सेना को बुरी तरह घायल कर दिया। उसने इशारा किया और बोन प्रिजन कौशल सक्रिय हो गया। इस बार एक ही लक्ष्य को निशाना बनाते हुए बोन प्रिजन की पकड़ अपने चरम पर थी। देवदूत आत्मा का हमला तुरंत रुक गया, और लिन मोयू ने इस अवसर का लाभ उठाकर उड़कर बाहर निकल गई। कंकालों के हमलावरों ने मौके का फायदा उठाते हुए देवदूत आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। 50 मीटर से अधिक लंबी देवदूत आत्मा के सामने कंकालों के हमलावर चींटियों जैसे लग रहे थे। अब चींटियां उसके पूरे शरीर पर रेंग रही थीं। कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और लगातार हमले करने लगे। उसी क्षण दिव्य आत्मा पवित्र ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठी और अस्थि पिंडला तुरंत चकनाचूर हो गया। बड़ी मात्रा में समुद्री जल वाष्पित हो गया और हवा जलवाष्प से भर गई। सभी कंकाल योद्धा प्रज्वलित हो गए और उन्हें भारी क्षति हुई। लिच जनरल तेजी से और अथक गति से अपने घावों को भरने में व्यस्त था। लिन मोयू का हाथ चमक उठा और शक्तिशाली सैनिक कौशल सक्रिय हो गया। उसने इशारा किया और एक अभिशाप बरसा। अगले ही पल पवित्र ज्वालाओं ने अभिशाप को भस्म कर दिया। एक हरी रोशनी फूट पड़ी। कौशल विष तारा विस्फोट। दिव्य आत्मा की शुद्ध सफेद ज्वालाएं रसातल ज्वालाओं के समान भयानक हरी ज्वालाओं में बदल गईं। लिन मोयू के बाएं हाथ में आत्मा ज्वाला थी और दाहिने हाथ में ठोस अग्नि देव क्रिस्टल था, जिससे उसने तात्विक लिच को बुलाया। लिन मोयू के आदेश पर कंकालों के उग्र योद्धाओं ने एक साथ अपने कौशल का प्रयोग किया।
दिव्य विस्फोट और तीर भी दिव्य आत्मा पर बरस पड़े। दिव्य आत्मा का शरीर दर्द से कराह उठा। शक्तिशाली सैनिक अवस्था में मरे हुए सैनिकों की सेना के हमले और आत्मा की ज्वाला से उसे चोट पहुंच सकती थी। उसके शरीर पर लगी ज्वाला लगभग बुझ गई थी। पवित्र अग्नि। दिव्य आत्मा ने गुनगुनाया और उसके शरीर पर पवित्र ज्वालाएं फिर से प्रज्वलित हो उठी। उसके पंख फड़फड़ाए और ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैल गईं, आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित कर दिया और सभी कंकालों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी अमृत सेना जल रही थी, बिना किसी अपवाद के। यहां तक कि लिन मुयू भी लपटों में घिर गया था। पवित्र अग्नि का प्रभाव बहुत अधिक था। देवदूत आत्मा की पवित्र अग्नि वास्तविक आग नहीं थी, बल्कि अग्नि और प्रकाश तत्वों का मिश्रण थी, जिससे भारी नुकसान हो रहा था। लिन मो यू को लगा कि देवदूत आत्मा की शक्ति दमित ज्वाला दानव राजा से थोड़ी अधिक थी। इसी क्षण अस्थिर दिव्य आभा वाला एक लिच जनरल बाहर निकला और देवदूत आत्मा पर आक्रमण कर दिया। केलेड और अन्य दो लोगों की लिन मो यू के प्रति घृणा से भरी दिव्य आत्मा ने अपना सारा ध्यान लिन मो यू पर केंद्रित कर दिया और लिच जनरल को अनदेखा कर दिया। सभी कंकाल योद्धा एक साथ दिव्य आत्मा से पीछे हट गए और तेजी से दूर चले गए। धमाका। दिव्य आत्मा की चीख के साथ ही आग का विस्फोट हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 468। अध्याय 468। 468। अध्याय 468। विशैला लिच, प्रतिभा के बिना अजेय। एक एक करके शव फेंके गए। वे सभी पवित्र चर्च के सदस्य थे और मारे जाने के बाद उनके शरीर नष्ट नहीं हुए। इस समय उन्हें दिव्य आत्मा से निपटने के लिए हथियारों में बदल दिया गया। लिन मो यू ने अपने बाएं हाथ से शव विस्फोट कौशल का प्रयोग करते हुए शवों को विस्फोटित कर दिया, जबकि उसके दाहिने हाथ में ठोस अग्नि देव सार का एक टुकड़ा था। जैसे ही उसने फिर से मौलिक लिच को बुलाना शुरू किया, ज्वालाएं दहाड़ उठी। लिन मो यू जानता था कि एक आत्मा विस्फोट से देवदूत आत्मा को मारना संभव नहीं होगा। वह छद्म देवता दूर से उसका सिर सौंपने आए ज्वाला दानव राजा से भी अधिक शक्तिशाली था, और यहाँ वह किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं था और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। एक लेवल 70 पेशेवर की जीवन शक्ति कमजोर नहीं थी, और दर्जनों बार प्रवर्धित होने के बाद भी शव विस्फोट की शक्ति उतनी ही प्रबल थी। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव ने लगभग देवदूत आत्मा पर लगी ज्वालाओं को बुझा दिया। लगातार हमलों के बाद दिव्य आत्मा स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गई। उसके हाथ में पवित्र अग्नि से बनी एक विशाल तलवार प्रकट हुई। न्याय की तलवार। एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ हवा में अनगिनत तलवारों की परछाइयां प्रकट हुईं, जिन्होंने पल भर में हजारों कंकाल बरसेरकर्स को घेर लिया। तलवारों की रोशनी में कंकाल बरसेरकर्स के शरीर जलने लगे और तेजी से पिघल गए। लिन मो यू जानती थी कि ये कंकाल बरसेरकर पहले भी एक बार मर चुके थे। अमर आभा की उपस्थिति के कारण घातक क्षति के बाद भी उनकी आधी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती थी। हालांकि लगातार हमलों के कारण अंततः उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस अपार शक्ति ने लिन मो यू की व्यापक संपर्क क्षमता को भी अनदेखा कर दिया और सीधे कंकालों को मार डाला। लिन मो यू को आश्चर्य नहीं हुआ, उसका स्तर बहुत कम था और कौशल भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि कंकालों में मजबूत गुण थे, लेकिन वे प्रवर्धित गुण थे। उनकी अंतर्निहित जीवन शक्ति मजबूत नहीं थी, जिसके कारण शक्तिशाली हमलों से वे तुरंत मारे गए। एक बार तुरंत मारे जाने पर व्यापक संबंध क्षमता का प्रभाव समाप्त हो जाता था। वह इस समस्या को लंबे समय से समझता था, जो उसके स्तर में वृद्धि के साथ स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी। देवदूत आत्मा का हमला बहुत शक्तिशाली था और न्याय की तलवार ने सीधे हजारों कंकाल बरसेरकर्स को मार डाला। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक केवल 3-4 सेकंड ही बीते थे और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। देवदूत आत्मा ने न्याय की तलवार फिर से चलाए और तलवार की रोशनी में 1000 और कंकाल बरसेरकर्स को मार गिराया। देवदूत आत्मा के शरीर पर ज्वालाएं भड़क उठीं, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो गया कि यह उसकी अपनी पवित्र अग्नि थी या ज्वाला लिच द्वारा प्रज्वलित ज्वालाएं। असंख्य पवित्र प्रकाशों के बीच एक और ज्वाला लिच ने देवदूत आत्मा पर हमला कर दिया। एक जोरदार विस्फोट के साथ दूसरा ज्वाला लिच भी नष्ट हो गया। देवदूत आत्मा लगातार चीखती रही, उसका एक पंख उड़ गया और उसके शरीर के कई हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए। ठोस अग्नि देव तत्व से उत्पन्न ज्वाला लिच में एक छद्म देवता के प्रहार की शक्ति थी, जो देवदूत आत्मा को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी।
हालांकि लिन मो यू ने पाया कि ज्वाला लिच के आत्मविस्फोट को शक्तिशाली सैनिक कौशल द्वारा बढ़ाया नहीं गया था। अन्यथा एक ही आत्मविस्फोट देवदूत आत्मा को मारने के लिए पर्याप्त होता। दिव्य आत्मा का शरीर एक बार फिर पवित्र अग्नि से प्रज्वलित हो गया। पवित्र अग्नि में विषैले तारे के विस्फोट से निकले विषैले पदार्थ बाहर निकल गए और पवित्र अग्नि अपने शुद्ध सफेद रूप में लौट आए। दिव्य आत्मा के घाव भी पवित्र अग्नि में शीघ्र ही ठीक हो गए। बड़ी मात्रा में समुद्री जल वाष्पित हो गया और जल वाष्प हवा में भर गया, जिससे दृश्य धुंधला हो गया। इससे निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। लिन मो यू को यह महसूस हुआ कि हालांकि दिव्य आत्मा ने पवित्र अग्नि का उपयोग करके अपने घावों को ठीक कर लिया था और विषयों को बाहर निकाल दिया था, फिर भी उसकी आभा पहले से थोड़ी कमजोर थी। स्पष्ट रूप से उसकी शक्ति असीमित नहीं थी और पिछले हमलों ने उसे प्रभावित किया था। लिन मो यू की हत्या की इच्छा और भी प्रबल हो गई और उसकी हथेली पर गहरे हरे रंग के रक्त की एक बूंद दिखाई दी। ये विष देवता का सार रक्त था। अब जब उसके पास विष देवता का शव था, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास उसका सार रक्त भी था। विष देवता एक मध्य स्तर का देवता था और सार रक्त ताजा था, जिसमें और भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। लिन मो यू ने ताजा सार रक्त का उपयोग करके एलिमेंटल लिच को बुलाया। भयानक हरी रोशनी ने आसपास के 100 मील के क्षेत्र को एक विचित्र रंग में रंग दिया। पानी की भाप के साथ मिलकर भयानक विषैलापन लगातार फैलता रहा। लगभग 1 मीटर ऊंचा, हरे रंग से चमकता हुआ एक विषैला एलिमेंटल लिच लिन मो यू के सामने प्रकट हुआ। इसके प्रकट होने से ज्वाला लिच का स्थान ले लिया। सभी कंकालों के पैरों के नीचे गहरे हरे रंग की आभा थी। तारांकन तारांकन विषैला आभा मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों में अग्नि आभा जोड़ता है, जिससे 1000 मीटर की सीमा के भीतर सभी दुश्मनों को प्रति सेकंड 10 अंक शक्ति क्षति होती है। यह असीमित रूप से संचयी है। तारांकन तारांकन। पहली नजर में यह आभा साधारण सी लग रही थी, लेकिन बारीकी से देखने पर पता चला कि यह बेहद शक्तिशाली थी। प्रति सेकंड 10 अंकों का नुकसान नगण्य था, लगभग नगण्य। इसकी कुंजी आखिरी विशेषता थी, जिसे असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता था। लिन मो यू के पास अब कुल 30,720 कंकाल थे। अनंत स्टैकिंग के प्रभाव में ये सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रति सेकंड 300,000 से अधिक क्षति पहुंचा सकता था। समान स्तर के पेशेवर भी इस प्रभाव में अधिक देर तक टिक नहीं सकते थे। यदि कंकालों की संख्या बढ़ती रही तो क्षति भी काफी बढ़ जाएगी। लिन मो यू के लिए दुश्मनों की संख्या कभी मायने नहीं रखती थी। चाहे वह मरे हुओं की सेना हो या लाशों का विस्फोट, लिन मो यू को घेराबंदी से कभी डर नहीं लगता था। अब इस कौशल के साथ कमजोर दुश्मन चाहे कितने भी हों, मर जाते थे। पहले कंकालों की युद्ध क्षमता और कौशल मुख्य रूप से व्यापक प्रवर्धन प्रतिभा पर निर्भर थे। केवल यह आभा व्यापक प्रवर्धन प्रतिभा पर निर्भर नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि व्यापक प्रवर्धन प्रतिभा के बिना भी लिन मो यू उसी स्तर पर अजेय था, और 10 स्तर ऊपर के दुश्मनों को चुनौती देना भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। विषयों को बाहर निकालने वाली दिव्य आत्मा फिर से हरी हो गई। लिन मो यू ने अपने सामने मौजूद विषैले लिच को देखा और खुद भी थोड़ा भयभीत हो गया। ऐसा नहीं था कि विषैला लिच डरावना था, बल्कि वह अभी भी कुछ हद तक प्यारा और भोला था। बस उसकी शक्ति ही कुछ और थी। अराजक और अव्यवस्थित शक्ति उमड़ रही थी, जो ठोस अग्नि देव सार से बुलाए गए ज्वाला लिच से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। पीछे हटो, लिन मो यू ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए अपनी पूरी गति से पीछे हटना शुरू कर दिया। सभी कंकाल भी तुरंत पीछे हट गए। पॉइजन लिच मानो अचानक प्रकट हुआ और एंजेलिक स्पिरिट के सामने पहुंच गया। महज 2 सेकंड बाद पॉइजन लिच चुपचाप फट गया। फ्लेम लिच के धरती को हिला देने वाले विस्फोट के विपरीत पॉइजन लिच का आत्मा विस्फोट शांत था। ये हरे रंग की जहरीली गैस के एक विशाल गुच्छे में बदल गया, जिसने 10 किलोमीटर के दायरे को घेर लिया। तेजी से फैलती जहरीली गैस को देखकर लिन मो यू का चेहरा एकदम बदल गया और वह और भी तेजी से भागने लगा। लिच के आत्मा विस्फोट में मित्र शत्रु का कोई भेद नहीं था, और लिन मो यू अपनी ही कला के कारण मरना नहीं चाहता था। सौभाग्य से वह जहरीली गैस से बस एक कदम आगे रहकर तेजी से बच निकला। कुछ कंकाल इतने भाग्यशाली नहीं थे, वे सीधे जहरीली गैस की चपेट में आ गए और फिर गलकर पिघल गए। नुकसान इतना अधिक था कि व्यापक संपर्क क्षमता भी बेकार साबित हुई।
लिन मोयू को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मध्यम स्तर के देवता का सार रक्त वास्तव में इतना शक्तिशाली है। ठोस अग्नि देव सार की तुलना में इस बार बुलाया गया विषैला लिच कई गुना अधिक शक्तिशाली था। हरे विषैले धुएं में सन्नाटा पसरा हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। दिव्य आत्मा की पवित्र अग्नि बहुत पहले ही विषैले धुएं में समा चुकी थी, पूरी तरह अदृश्य हो गई थी। समय पल पल बीतता गया। तारांकन तारांकन मृत देवदूत आत्मा अनुभव जोड़ तारांकन 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 तारांकन। संदेश मिलते ही लिन मोयू ने राहत की एक लंबी सांस ली। फरिश्ता आत्मा आखिरकार मर गया था। उसे कुल 90 अरब अनुभव प्राप्त हुए। अनुभव के आधार पर फरिश्ता आत्मा और ज्वाला दानव राजा एक ही स्तर पर थे। ज्वाला दानव राजा वास्तव में सबसे कमजोर दानव राजाओं में से एक था, जो केवल एक छद्म देवता के बराबर था। ज्वाला दानव राजा शायद थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं। अनुभव में काफी वृद्धि हुई, कुल मिलाकर 30% से अधिक। ये 20,000 से अधिक सामान्य स्तर 70 के राक्षसों को मारने के बराबर था। हालांकि 3,000 से अधिक कंकाल बरसेर कर नष्ट हो गए। लिन मोयू को लगा कि उसे नुकसान हुआ है। भविष्य में अगर ऐसा मौका मिला तो वह न्याय पाने के लिए पवित्र चर्च अवश्य जाएगा। कौन सही था या कौन गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने तो ये रखता है कि किसकी मुट्ठी बड़ी है। न्याय उसी के पक्ष में होता है जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है। मानव जगत में पवित्र गिरजाघर के भीतर एक देवदूत की मूर्ति चमक रही थी। चमकती हुई मूर्ति ने गिरजाघर के उच्च अधिकारियों को सचेत कर दिया था और कई लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। वे जानते थे कि पवित्र योद्धाओं ने देवदूत आत्मा को बुलाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। यह एक अत्यंत कठिन शत्रु रहा होगा, अन्यथा वे ऐसा न करते। तुरंत आदेश जारी किए गए कि पता लगाया जाए कि किसने बलिदान दिया है। जल्द ही उन्हें जवाब मिल गया। 3 लोगों ने बलिदान दिया था, जिनमें से एक केलेब थे। ये खबर सुनकर सभी के चेहरे बदल गए। केलेब पवित्र चर्च के पवित्र पुत्र थे, अगले पोप। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ कोई दुर्घटना होगी। पवित्र गिरजाघर ने तुरंत पुनरुत्थान समारोह शुरू कर दिया। केलेब के पास आत्मा का चिन्ह था, इसलिए मृत्यु के बाद भी उसका पुनरुत्थान हो सकता था। जब वे इस समारोह में व्यस्त थे, अचानक आकाश से एक हरी रोशनी उतरी और देवदूत की मूर्ति पर जा गिरी। देवदूत की मूर्ति हरी हो गई और जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। विष लिच का विष अंतरिक्ष समय मार्ग से होकर गुजरा और देवदूत की मूर्ति को नष्ट कर दिया। मूलतः यदि देवदूत की आत्मा युद्ध में मर भी जाती थी, तो जब तक देवदूत की मूर्ति मौजूद रहती थी, उसे कुछ समय बाद पुनः प्रकट किया जा सकता था। लेकिन अब देवदूत की मूर्ति नष्ट हो चुकी थी। वह अब देवदूत की आत्मा को प्रकट नहीं कर सकती थी। पवित्र गिरजाघर के लिए यह एक असहनीय क्षति थी। पवित्र गिरजाघर में ऐसी केवल 2 देवदूत प्रतिमाएं थीं। हॉल में मूल रूप से 2 देवदूत प्रतिमाएं और एक ईश्वर राजा प्रतिमा थी। अब देवदूत प्रतिमाओं में से एक पूरी तरह से ढह गई थी। इसके पुनर्निर्माण में कई वर्ष लगेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 469 अध्याय 469 469 अध्याय 469 घातक कार्य दूसरों को करने दें। लिन मोयू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पवित्र चर्च के भीतर क्या हो रहा था। उसके सामने हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता हुआ एक विषैला लिच घूम रहा था। आत्मा विस्फोट के बाद पॉइजन लिच अपने संबंधित स्तर पर लौट आया था। लिन मोयू ने मध्य स्तर के देवता, विष देवता के सार रक्त का उपयोग किया था। उस रक्त में विष देवता की भयावह शक्ति समाहित थी। आत्मविस्फोट के जहर से दिव्य आत्मा बहुत पहले ही नष्ट होकर पिघल चुकी थी, जिससे उसका कोई निशान नहीं बचा था। यहाँ तक कि इसका मुख्य भाग, पवित्र गिरजाघर में दूर स्थित एक प्रतिमा, भी अंतरिक्ष समय के माध्यम से जहर द्वारा नष्ट हो गई थी। लिन मोयू घूमते हुए विषलिच को देख रही थी और विष देवता की शक्ति पर आश्चर्यचकित थी। उसके सार तत्व के रक्त की एक बूंद भी एक छद्म देवता को मार सकती थी, फिर भी इतने शक्तिशाली विष देवता को अंततः किसी और ने मार डाला। उस समय वास्तव में क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हो गया और पवन एवं गरज सागर तेजी से ठीक होने लगा। विंड एंड थंडर एल्गी ग्रुप से निपटने और थंडर एल्गी निकालने के बाद लिन मोयू विंड एंड थंडर कॉन्टिनेंट की ओर उड़ना जारी रखा। केलेड और उसके समूह से सामना महज एक संयोग था।
लिन मो यू के लिए यह महज एक मामूली देरी थी और पलक झपकते ही उसने इसे पीछे छोड़ दिया था। इस बार उसने अपनी गति थोड़ी कम कर दी। उड़ते हुए लिन मो यू ने पहले हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंकाल बरसेरकर्स को एक साथ बुलाया। लिन मो यू पर भीषण बिजली गिरी और अंत में बिजली के साथ साथ हवा भी तेज हो गई। हवा चाकू की तरह थी जो बिजली के साथ मिलकर लगातार उसे प्रहार कर रही थी। तेज हवा और तलवार जैसी बिजली से ही इस सागर का नाम पवन और गरज के साथ पड़ा। कंकालनुमा कवच से तीव्र चमक निकल रही थी और वह लगातार टूट रहा था। पहले तो लिन मो यू इसे लगातार भरता रहता था, लेकिन बाद में उसे इसकी परवाह नहीं रही। कंकाल जैसे दिखने वाले साथियों के एक समूह ने उसके नुकसान को साझा किया, जो उसे पवन और गरज महाद्वीप तक पहुंचने तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। तब तक वह उन्हें दोबारा बुला सकता था और लिच जनरल से उन्हें ठीक करवा सकता था। यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुई और 20 मिनट बाद लिन मो यू ने पवन और गरज सागर को पार कर आधिकारिक तौर पर पवन और गरज महाद्वीप में प्रवेश कर लिया। वह समुद्र तट के किनारे एक चट्टान पर उतरा, जहां हवा और गरज गायब हो गई थी। अमृतकों की सेना को बुलाकर और लिच जनरल को उन्हें ठीक करने देकर लिन मो यू ने पवन और गर्जन महाद्वीप का अवलोकन किया। यदि निचले अंतरिक्ष के खतरे के स्तरों को क्रमबद्ध किया जाए, तो पूर्वी शिनलॉन्ग महाद्वीप सबसे सुरक्षित होगा, जबकि दक्षिणी जंगली महाद्वीप और उत्तरी पवन और गरज महाद्वीप लगभग समान होंगे। पश्चिमी उल्कापिंड महाद्वीप सबसे खतरनाक था। शिनलॉन्ग महाद्वीप मुख्य रूप से मानव जाति का गढ़ था, जहां सबसे अधिक लोग सक्रिय थे। पवन और गर्जन महाद्वीप में मनुष्यों की संख्या में भारी कमी आई, जबकि राक्षसों और ड्रैगन की संख्या में वृद्धि हुई। तीनों जातियां अब भी वैसी ही थीं, आमने सामने आने पर एक दूसरे से जान की बाजी लगाकर लड़ती थीं। ये सिलसिला अनगिनत वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा था, कभी नहीं बदला। विभिन्न नस्लों के बीच नफरत उनकी रग रग में समाई हुई थी, जिसे बदलना लगभग असंभव था। लिन मो यू ने ये जानकारी आंकड़ों में देख ली थी और वह निरंतर युद्धों के लिए तैयार था। नक्शा निकालते हुए उसने देखा कि वह पवन और गरज की घाटी से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर था। उसकी मौजूदा गति से रास्ते में कोई देरी न होने की स्थिति में वहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। सटीक समय अनिश्चित था। अमर सैनिकों की सेना पूरी तरह से ठीक हो गई थी और खोए हुए कंकाल बरसेरकर्स की संख्या फिर से बढ़ा दी गई थी। लिन मो यू एक टूटते तारे की तरह पवन और गरज की घाटी की ओर बढ़ रहा था। जब वह पहली बार निचले अंतरिक्ष में आया था, उसकी तुलना में लिन मो यू अब कहीं अधिक साहसी हो गया था। उस समय 80 से अधिक स्तर के राक्षसों को देखकर लिन मो यू सहज रूप से उनसे बचता था और केवल तभी लड़ता था जब उसके लिए भागना असंभव होता था। लेकिन अब लिन मो यू को अपनी ताकत का एहसास हो गया था। जब तक उसका सामना विशालकाय पत्ती वाले मात्र वृक्ष जैसे विश्व स्तरीय दुश्मनों से नहीं हुआ, तब तक उसे डर नहीं था। अगाध लोक में मीना ने सुकुबस राजा के समक्ष आदरपूर्वक घुटने टेके। महान राजा, लिन मो यू वास्तव में निचले अंतरिक्ष में प्रकट हुए हैं। उसने लिन मो यू के साथ हुई अपनी मुलाकात का ब्यौरा दिया। उसने इस बात को नहीं छिपाया कि वह बिना किसी लड़ाई के भाग गई थी। अगर वह लिन मो यू को हरा नहीं पाती, तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। जब बात उसकी जान की आती थी तो उसे तथाकथित मान सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। सुकुबस किंग ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और सोच में डूबी हुई सी दिखने लगी। लिन मो यू का स्तर केवल 52 है, फिर भी वह निचले अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता है। आपने लिन मो यू को आखिरी बार ऊपरी अंतरिक्ष के मुख्य क्षेत्र में देखा था। ऐसा लगता है कि लिन मो यू उस व्यक्ति से मिल चुकी है। केवल वही व्यक्ति लिन मो यू को निम्नतम स्थान पर भेजने की क्षमता रखता है। मीना ने अपना सिर उठाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुकुबस किंग किसका जिक्र कर रहा है। लेकिन यह एक बेहद भयावह जीवन प्रतीत होता था। वह जानती थी कि यहां तक कि सुकुबस किंग के पास भी 70वें स्तर से नीचे के किसी व्यक्ति को निम्न अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता नहीं थी। सुकुबस किंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने लिन मो यू के साथ कोई सौदा किया होगा। लेकिन उनका सौदा उनका निजी मामला है, मेरा नहीं। चूंकि लिन मो यू निचले पायदान पर है, इसलिए यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। मीना, जाओ और काले आकाश के दानव राजा को बताओ कि लिन मो यू निचले अंतरिक्ष में है। अगर वह उसे मारना चाहता है, तो अभी सबसे अच्छा समय है।
अगर वह लोगों को निचले लोक में भेजना चाहता है तो उनका मार्गदर्शन करो। तुम्हें लिन मू यू पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए थी, है ना? मीना ने तुरंत जवाब दिया, मैंने किया। आत्माओं को मोहित करने और उन पर नियंत्रण करने में माहिर होने के अलावा सुकुबस जाति के पास एक और क्षमता थी, चुपचाप निशान छोड़ना। 83वें स्तर पर मौजूद मीना ने एक ऐसा निशान छोड़ा जिसे लिन मू यू नहीं पहचान सका। सुकुबस राजा के आदेशों का पालन करते हुए मीना ब्लैक स्काई डेमन किंग को खोजने के लिए निकल पड़ी। उसके जाने के बाद सुकुबस किंग ने मोहक अंदाज में हंसते हुए कहा, मैं दानव सम्राट के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन काले आकाश वाले को ही यह घातक काम करने दो। मैं तो बस तमाशा देखूंगा। जैसे ही वह हंसी, सुकुबस राजा के महल में जलती हुई अगाध ज्वालाएं झिलमिला उठीं, जिससे एक अजीब सी आभा उत्पन्न हुई। पवन और गरज महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद लिन मू यू ने सबसे पहले गरज के पेड़ देखे। इस महाद्वीप में सबसे आम दो पौधे विंड फ्लावर्स और थंडर ट्रीज थे। थंडर ट्री बिजली को आकर्षित करते थे और समय समय पर प्रत्येक पेड़ पर बिजली गिरती थी। हर 1000 बार बिजली गिरने पर थंडर ट्री और भी लंबा हो जाता था। 1000 बार प्रहार किए जाने के बाद थंडर ट्री प्लेटिनम ग्रेड सामग्री में बदल जाएगा। जितनी ज्यादा बिजली गिरती है, सामग्री की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। 10,000 प्रहारों के बाद थंडर ट्री लगभग पौराणिक वस्तु बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख बार प्रहार किए जाने के बाद थंडर ट्री एक पौराणिक वस्तु बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक किंवदंती है, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। 10 लाख बार बिजली गिरने की घटना के बारे में सोचना भी भयावह है। थंडर ट्रीज बेहतरीन सामग्रियां हैं, लेकिन साथ ही बेहद खतरनाक भी हैं। वे सामान्य पेड़ नहीं हैं, बल्कि पौधे जैसे राक्षस हैं। और वे बड़े समूहों में मौजूद होते हैं। अगर आप उन्हें उकसाते नहीं हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो वे समूहों में हमला करेंगे, जो काफी डरावना होता है। लिन मो यू ने अनगिनत गर्जनाशील वृक्षों की एक पूरी पर्वत श्रृंखला देखी। उसने देखा कि भारी मात्रा में बिजली गरजते पेड़ों पर गिर रही थी, जिससे पूरा पहाड़ चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। लिन मो यू काफी ऊपर उड़ रही थी, उसका इरादा उन्हें उकसाने का नहीं था। उनका वर्तमान लक्ष्य विंड एंड थंडर वैली था। अचानक उसे आगे कई काले बिंदु दिखाई दिए। बिजली की चमक के बीच काले बिंदु तेजी से आगे बढ़े और उसकी दृष्टि में बड़े होते चले गए। ड्रैगन युद्धपोत। लिन मो यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह यहाँ ड्रैगन युद्धपोतों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन युद्धपोत सीधे उसकी ओर आ रहे हैं। लिन मो यू को आश्चर्य हुआ कि क्या ड्रैगन ने उसे शुरुआत में ही खोज लिया था। 8 ड्रैगन युद्धपोतों ने सीधे लिन मो यू पर हमला कर दिया। पवन और गरज घाटी में पहुंचते ही उन्होंने उसे देख लिया था। लिन मो यू की वर्षों से संचित शक्तिशाली ड्रैगन आभा ने उसे ड्रैगनों के लिए एक प्रकाशस्तंभ की तरह अलग पहचान दिलाई। लिन मो यू को तुरंत इसका कारण समझ आ गया। जब उसने पहली बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और अपने पहले ड्रैगन को मारा, तो वह अन्य ड्रैगनों द्वारा आसानी से पहचाना जाने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि इसी वजह से ड्रैगन ने उसे निशाना बनाया था। लिन मो यू रुक गई और उनके पास आने का इंतजार करने लगी। 8 ड्रैगन युद्धपोत उन युद्धपोतों से भिन्न थे जिन्हें उसने पहले देखा था। युद्धपोत आकार में लगभग 1/3 छोटे, गतिमान और दिखने में अधिक मजबूत थे। यदि पहले के ड्रैगन युद्धपोत बुनियादी थे, तो ये उन्नत थे। युद्धपोत तेजी से आगे बढ़े और पलक झपकते ही हजारों मीटर की दूरी तय कर ली। उसकी रफ्तार बहुत तेज है, मुझसे भी तेज, लिन मो यू ने अनुमान लगाया। ये युद्धपोत 2000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से चल रहे थे, जो लिन मो यू की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। जब तक वह जमीन पर नहीं उतरता, तब तक वह बच नहीं सकता था। 3000 मीटर से अधिक की दूरी पर 8 ड्रैगन युद्धपोत एक साथ जगमगा उठे। 8 विशाल ऊर्जा किरणें लिन मो यू की ओर बढ़ी। dit.com/r/gloomhaven/1-150/8z/n_unfill_guide_to_the/। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 470। अध्याय 470। 470। अध्याय 470। ड्रैगन कबीले की युद्ध कठपुतलियां। ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों पर बनी संरचनाएं सक्रिय हो गईं और जादुई क्रिस्टल तेजी से चमकने लगे, जिससे शक्तिशाली हमले हुए।
लिन मो यू ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसके पंख फड़फड़ाते हुए उसने फुर्ती से हमलों से खुद को बचाया। ड्रैगन कबीले के 8 युद्धपोत आगे बढ़ते हुए लगातार हमले करते रहे। दुर्भाग्यवश लिन मो यू बहुत फुर्तीला था, जिससे उनके लिए उसे मारना मुश्किल हो गया। युद्धपोतों का प्राथमिक कार्य चलते फिरते लक्ष्यों को नष्ट करना नहीं था, वे घेराबंदी युद्ध में अधिक प्रभावी थे। स्थिर लक्ष्यों पर हमला करते समय युद्धपोत बेहद कारगर साबित होते थे। लेकिन लिन मो यू जैसे फुर्तीले लक्ष्य के सामने उन पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था, जैसे विमान रोधी तोपों से मच्छरों को मारना। लिन मो यू की छठी इंद्री बेहद तेज थी और उनकी मानसिक शक्ति इतनी व्यापक थी कि वे हमलों का अनुमान लगा लेते थे। उन्होंने झटपट हमलों से बचते हुए ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों की ओर कूच किया। उसकी उंगलियां थोड़ी सी उठी लेकिन फिर वापस अंदर चली गईं। लिन मो यू ने नीचे पहाड़ों में असंख्य थंडर ट्री देखे। अगर उसने इस बार किसी श्राप का इस्तेमाल किया तो अनगिनत गरजते पेड़ उसके पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि वह विशेष रूप से डरा हुआ नहीं था, लेकिन लिन मो यू को अनुभव था, अगर आप छोटों को उकसाएंगे तो बड़े आ जाएंगे। अगर उसने किसी विश्व स्तरीय बॉस थंडर ट्री को उकसा दिया तो यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। वह न तो श्राप दे सकता था और न ही विषैले तारे के विस्फोट का इस्तेमाल कर सकता था। सामूहिक आक्रमण कौशल उपयुक्त नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद लिन मो यू की आकृति 2000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। ड्रैगन कबीले के युद्धपोत लिन मो यू के पीछे पीछे चलते हुए ऊपर उठने लगे। 2000 मीटर की ऊंचाई पर, हालांकि वह अभी भी एजेंट कज और पॉइजन स्टार एक्सप्लोजन का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन कॉप्स एक्सप्लोजन और एलिमेंटल लिच के ऑरा जैसी स्किल्स अब प्रभावित नहीं हो रही थी। लिन मो यू ने तुरंत ही मरे हुए लोगों की सेना और एलिमेंटल लिच को मुक्त कर दिया। फ्लेम लिच गायब हो गया था, उसकी जगह पॉइजन लिच ने ले ली थी। पल भर में सभी कंकालों के पैरों के नीचे आभाओं की परतें प्रकट हो गईं। 6 आभाएं बारी बारी से चमकती और दमकती रहीं। असंख्य बिजली की चमक ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों पर गिरी, जिससे एक भव्य और विस्मयकारी दृश्य का निर्माण हुआ। इन हमलों से ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों की ढालें विकृत हो गईं। युद्धपोतों पर बर्फ की परतें जम गईं, जिससे उनकी गति काफी धीमी हो गई। इसके अलावा आभाओं की शक्ति युद्धपोतों की ढालों को भेद कर सीधे तौर पर जहाज पर सवार ड्रैगन कबीले के सैनिकों को प्रभावित करती थी। विष का घेरा भी वैसा ही था। 30,000 से अधिक विष के घेरे एक साथ मिलकर ड्रैगन कबीले के सैनिकों को प्रति सेकंड 300,000 से अधिक का नुकसान पहुंचा रहे थे। ये 300,000 की ताकत के निरंतर हमले जैसा था, जो हर सेकंड उन पर बरस रहा था, जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। युद्धपोतों पर मौजूद वैद्य तेजी से उपचार करने लगे। युद्धपोतों ने जवाबी हमला जारी रखा। जादुई क्रिस्टल पूरी क्षमता से काम कर रहे थे और उन्होंने कई हमले किए। कंकालनुमा उन्मादी योद्धा सीधे हमलों की ओर दौड़े, उनमें से अधिकांश को चकमा दिया और कभी कभी सीधे वार भी झेले। ड्रैगन कबीले के युद्धपोतों के हमले कंकाल बरसेरकर्स को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, और व्यापक कनेक्शन प्रतिभा क्षति को साझा करने के लिए पर्याप्त थी। जादूगरों और तीरंदाजों ने मोर्चा संभाल लिया, जिससे युद्धपोतों की ढालें कमजोर पड़ गईं। युद्धपोतों पर मौजूद ड्रैगन कबीले के सैनिक ये जानते हुए बाहर निकल आए कि युद्धपोत कंकालों का सामना नहीं कर सकते और उन्हें खुद ही लड़ना होगा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक अकेला इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है। जो काम आसान होना चाहिए था, वह ऐसी स्थिति में बदल गया जहां उन्हें घेर लिया गया और पीटा गया। लिन मो यू ने ड्रैगन कबीले के सैनिकों को समूहों में दौड़ते हुए देखा। ये सभी ड्रैगन कबीले के योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक का स्तर 70 से अधिक था। 70वें स्तर पर वे यहां सबसे निचले स्तर पर थे। ड्रैगन कबीले के हजारों योद्धा युद्धपोतों से बाहर निकल आए, जिससे लिन मो यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अजीब बात है, ड्रैगन कबीले के ये योद्धा विचित्र प्रतीत होते हैं। लिन मो यू पहले भी ड्रैगन कबीले के योद्धाओं से निपट चुका था और उनमें से कुछ को मार गिराया था। ड्रैगन वंश के वे योद्धा बहुत फुर्तीले थे और उनकी आंखों में चमक थी। लेकिन उसके सामने खड़े ये ड्रैगन कबीले के योद्धा बिल्कुल अकड़े हुए थे, जैसे कठपुतलियां हों। उनकी शक्ल, सूरत, कवच और कद को देखकर वे सभी एक जैसे लग रहे थे। उनके पेशे को छोड़कर उनमें कोई अंतर नहीं था। लिन मो यू के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, और एक ही पल में उसे ड्रैगन कबीले से जुड़ी अपनी सारी यादें याद आ गईं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में जिन ड्रैगन वंश से उनका सामना हुआ,
वे बहुत फुर्तीले और स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम थे। लेकिन युआन युद्ध क्षेत्र में बाद में जिन लोगों से उसका सामना हुआ, वे कुछ असामान्य प्रतीत हुए। उस समय उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह हत्या के इरादे के मुद्दे में इतना उलझा हुआ था कि उसने गहराई से नहीं सोचा। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो युआन युद्ध क्षेत्र में ड्रैगन वंश बहुत ही विचित्र था। उसके सामने ये सब एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। लिन मो यू के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन कबीले ने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली हो और वह बड़े पैमाने पर युद्ध कठपुतलियों का उत्पादन कर सके? अगर वे लेवल 70 के ड्रैगन क्लैन योद्धाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, तो ये भयावह होगा। युद्ध में इस्तेमाल होने वाली कठपुतलियां कोई नई बात नहीं थी, वे ऐतिहासिक अभिलेखों में पहले भी दिखाई दे चुकी थी। ड्रैगन कबीले ने इससे पहले भी युद्ध के मैदान में युद्ध कठपुतलियों का इस्तेमाल किया था। हालांकि दर्ज किए गए युद्धकालीन कठपुतली शासक या तो बहुत कमजोर थे या उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन अब यह अलग लग रहा था। हजार वर्षों के अलगाव के बाद ड्रैगन कबीले ने मानो एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। ड्रैगन कबीले के योद्धा पहले ही कंकाल बरसेरकर से भिड़ चुके थे। लिन मो यू ने हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। धीरे धीरे उसे कुछ सुराग नजर आने लगे। ड्रैगन कबीले के इन योद्धाओं की युद्ध शैली कुछ हद तक नीरस थी और वे युद्ध में थोड़े सख्त थे। उनकी कौशल क्षमता के अलावा उनकी ताकत, गति और शारीरिक बनावट ड्रैगन कबीले के योद्धाओं के बराबर थी, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता अलग थी। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए लिन मो यू ने एक जासूसी मंत्र का प्रयोग किया। तारांकन तारांकन ड्रैगन क्लैन स्पीयर फाइटर साधारण योद्धा तारांकन 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 स्तर 70 तारांकन 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 शक्ति 250,000 तारांकन 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 फुर्ती 180,000 तारांकन 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 स्पिरिट 20,000 तारांकन 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 संविधान 200,000 तारांकन 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 कौशल बवंडर स्वीप तारांकन 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 विशेषताएं बढ़ी हुई रक्षा ड्रैगन स्केल कवच संवर्धन अभिशाप प्रतिरोध संवर्धन तारांकन तारांकन एक स्तर 70 का साधारण ड्रैगन कबीले का योद्धा जिसके कुल गुणधर्म 650,000 है, बहुत मजबूत नहीं है। ये लिन मो यू की ड्रैगन वंश के बारे में समझ से मेल खाता था। ड्रैगन वंश को उनकी वंश परंपरा के आधार पर सामान्य, उच्च स्तरीय और पैतृक स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। साधारण ड्रैगन वंश के सदस्यों में दुर्लभ मानव व्यवसायों की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत गुण होते थे, लेकिन वे पौराणिक व्यवसायों से हीन थे। उच्च स्तरीय ड्रैगन कबीले के सदस्य पौराणिक व्यवसायों से भी आगे निकल गए, और यहां तक कि उच्च स्तरीय पौराणिक व्यवसायों के गुण भी उनसे थोड़े कमतर थे। ड्रैगन वंश में पैतृक स्तर शीर्ष मानव व्यवसायों के बराबर हो सकता है। तीनों जातियों में केवल गुणों के आधार पर दानव सबसे शक्तिशाली थे, उसके बाद ड्रैगन वंश और मनुष्य सबसे कमजोर थे। हालांकि युद्ध क्षमता का आकलन केवल गुणों के आधार पर नहीं किया जा सकता था, कौशल और समन्वय भी मायने रखते थे। तीनों जातियों में मनुष्य कमजोर नहीं थे, खासकर स्तर 70 के बाद, जब मनुष्यों ने उड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली और अन्य दो जातियों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब लिन मो यू ने इन विशेषताओं को देखा, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुल गुण तो सही हैं, लेकिन आत्मा का स्तर इतना कम क्यों है? लिन मो यू ने सोचा। एक 70वें स्तर के ड्रैगन कबीले के योद्धा के पास केवल 20,000 आत्मा अंक तो हो ही नहीं सकते। यह असामान्य था। फिर युद्धपोतों पर ड्रैगन कबीले के कुछ सदस्यों को देखकर लिन मो यू की आंखें चमक उठी। ड्रैगन वंश के ये सदस्य स्पष्ट रूप से अलग थे, उनकी आंखें जीवंत थीं और चेहरे पर भावभंगिमाएं भरपूर थीं। कंकालनुमा योद्धाओं द्वारा ड्रैगन कबीले के योद्धाओं को पराजित होते देख वे चिंतित दिख रहे थे। इसके विपरीत युद्ध में ड्रैगन कबीले के योद्धाओं के चेहरे पर कोई भावभंगिमा नहीं दिखी, वे बिना किसी हिचकिचाहट के मृत्यु तक लड़ते रहे। लिन मो यू को अब 70% यकीन हो गया था कि ये ड्रैगन कबीले के योद्धा असली ड्रैगन कबीले के सदस्य नहीं बल्कि युद्ध की कठपुतलियां थे। ये युद्धक कठपुतलियां विशेष थीं, यहां तक कि इन्होंने पता लगाने वाले मंत्र को भी चकमा दे दिया था। लिन मो यू इस बात का पता लगाना चाहती थी। लिन मो यू के चिंतन के संक्षिप्त क्षण में ही 1000 ड्रैगन कबीले के योद्धाओं का नरसंहार हो चुका था।
युद्धपोतों पर मौजूद ड्रैगन कबीले के सदस्यों में घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। उन्होंने मुंह खोलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लिन मो यू ने अनुमान लगाया कि वे पीछे हटने का आह्वान कर रहे थे। निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले के युद्धपोत मुड़े और दूर भाग गए। लिन मो यू ने उनका पीछा किए बिना उन्हें जाते हुए देखा। ड्रैगन कबीले के युद्धपोत बहुत तेज थे और लिन मो यू की वर्तमान गति के साथ वह उनका पीछा नहीं कर सकता था। मैंने दिशा नोट कर ली है। ये हवा और गरज की घाटी वाली दिशा नहीं है। मैं पहले दफन गरज की घाटी जाऊंगा और बाद में इस बारे में सोचूंगा। उसने बुदबुदाते हुए मरे हुए सैनिकों की सेना को हटाया और दूर उड़ गया। ड्रैगन कबीले के मामले को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये कोई अत्यावश्यक कार्य नहीं था। सबसे पहले उसे पवन और गरज की घाटी में जाकर वह चीज लानी थी जो एंटारेस चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें।